गेस्ट इन द न्यूज रूम में बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्विज मास्टर सिद्धार्थ बसु का। सिद्धार्थ बसु, क्विज मास्टर इन लल्लन टॉप न्यूज रूम। मजा आता है इस तरह से सवाल पूछने के लिए। सब जानते हैं और शायद जानते हैं, पता नहीं। दिल्ली में स्थित कौन सा सर्वोच्च अनुसंधान और स्वास्थ्य केंद्र 1956 के साल में कोलंबो योजना के तहत न्यूजीलैंड के अनुदान से स्थापित किया गया था? थिंक बोलो। बाउंस हो रहा है, इन्फिनिट बाउंस, पड़ंग पड़ंग पड़ंग। समथिंग लाइक एम्स। सौरभ ने बता ही दिया, एम्स। एम्स इज द सही आंसर। कौन बनेगा करोड़पति है? Changed our lives completely. Your life, TV industry's life, अमिताभ बच्चन's life. किसको होस्ट करना चाहे? सिर्फ काफी सारे मन में आ रहे हैं। हम ऑडिशन करेंगे। What about अमिताभ बच्चन? My job well, I said. आप वहाँ, मैं यहाँ, हमारे बीच 15 सवाल और आप बन सकते हैं करोड़पति। हर रास्ता खाली हो जाता था, रेस्टोरेंट्स खाली थे, और जब चलते थे हर घर से वही सुनते थे, टैंग 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 टैंग। And how was it with Shah Rukh Khan? Shah Rukh is just, he thinks on his feet and very witty, naturally. Attitude के हिसाब से लोग अमित जी के पास आते थे घुटनों पे, और शाहरुख को खुले आम के साथ, that was the attitude. What about Salman Khan? सलमान का ऑडियंस के साथ अलग ही कनेक्ट है, क्योंकि लोगों के साथ उसका बड़ा कनेक्ट है। हमने जब 10 कदम किया, उसका जो इमेज है पब्लिक में बिल्कुल बदल गया। उसके पहले बिल्कुल बैड बॉय इमेज था। Yes. बड़ा दिलदार आदमी है। He really takes care. तो उसका कनेक्शन ही कुछ और है। टेलीविजन पे मेरे ख्याल में people accept him like that. चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख हो, राजदीप सरदेसाई हो, सौरभ हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप वो जो एक वॉइस मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज करवाते, यहाँ का आवाज, फिर यहाँ का आवाज, गले का आवाज, यहाँ पे इस तरह से करने, पेट से आवाज भारी करके किस तरह से निकालना। तो हम सजाते हैं अपने होस्ट को, दैट इज किसिंग डिस्टेंस। तो इतने पास जाके चिल्लाते नहीं है, इशारा बड़ा नहीं करते, तो बारीकी से करते हैं। तो ये सब कोचिंग होती है। जैसे जैसे लैडर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, अमाउंट बढ़ता जाता है, क्या ऐसा होता है कि इसके चांसेस हम कम कर दें कि जीत ना पाए? मैं बड़ा स्ट्रिक्ट अंपायर हूँ। वो जो ब्रॉडकास्टर के लोग बोलते हैं उनका पसीना जरूर छूटता है। अमित जी भी वो स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। उनका होता है कि इसका बेचारा ये तो गलत जा रही है, या ये बोल रहा है, ये जो उनका होता है। हम वी ट्राई टू से लाइक द बुद्धा। सृष्टि की शुरुआत सवाल पूछने से हुई, कौतुक से हुई, उत्सुकता से हुई, कौन क्या है। और हमने जन्म के बाद, आंखें मिचमिचाने के बाद, जब अपनी मेधा की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो ये सवाल बार बार लगातार पूछते गए। और हम खासकर जिस पेशे में हैं उसमें तो ये निहायत ज़रूरी है कि सवाल पूछे जाएं, सही सवाल पूछे जाएं। आज के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारे जो मेहमान हैं वो कुछ ख़ास हैं। किस वजह से? आप इस शो में मेरे प्रोफेसर से मिले, मेरे मेंटर्स से मिले। आज आप इस शो में मेरे डायरेक्टर से मिलेंगे, एक ऐसे शख्स जिन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, कुछ और भी लोगों को डायरेक्ट किया है, मसलन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान वगैरह वगैरह। ये वो व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान के मानचित्र पर 4 अलग अलग कोनों में बसे 4 महानगरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हमने जीके की किताबों में पढ़ा। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ये वो शख्स हैं जो अपने ब्याह की खातिर एक होटल में नौकरी करने लगते हैं। ये वो हैं जिनके साथ जब ये थिएटर किया करते थे या अपने थिएटर गुरु के पास जाया करते थे, थिएटर के क्रम में सोशलाइज करने के लिए। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब टिंडर इत्यादि उतने सुलभ नहीं थे। तब इनके साथ शाहरुख खान और मनोज वाजपेयी जैसे लोग भी कदम ताल किया करते थे। ये वो व्यक्ति हैं जो भारत में दूरदर्शन के ज़माने में सवाल पूछे जाने का, क्विजिंग का पर्याय हैं। और ये काम वो पिछले 3.5 दशक से ज़्यादा के वक्त से कर रहे हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्विज मास्टर सिद्धार्थ बसु का। क्या बात है। Great introduction. Thank you very much. Very generous and almost entirely accurate. You taught me well.
Yes, that was the last show we did with India. पिछली बार हमने 2017 में था, 18 में था, 19 में, 18-19 में जब आपने प्रेजेंट किया था न्यूज़विज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ललन टॉप क्विज शो, उसको ललन टॉप क्विज शो बुलाया था। जी, That's हिंदी right. Yeah, that's right. और तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम को। तो उसके बाद हमने प्रोडक्शन रोक दिया। अब हम प्रोडक्शन नहीं करते, थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी करते हैं और कंटेंट का काम। और अभी हम एक एक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसी से सबसे ज़्यादा कनेक्शन है और वही हमारा प्रयास है। दैट्स आवर पैशन प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। तो हर वो शागिर्द जो आपकी नज़र के नीचे आता है, चेला, तो आप उसको, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख हो, राजदीप सरदेसाई हो, सौरभ हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप वो जो एक वॉइस मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज करवाते हैं, वो इज इट कंपलसरी? जो करने चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है या सोचते हैं कि चलो करते हैं, और कुछ लोग बड़े मज़े से करते हैं। और हमने 9 भाषाओं में प्रोग्राम बनाए हैं और यहाँ पे भी हर कोई करता है। और कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन, चाहे वॉइस एक्सरसाइजेज, चाहे बॉडी लुक एट्सेट्रा, किस तरह से संभालना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोगों ने होस्ट किया है जो आपके जैसे न्यूज़ एंकर, लाइव एंकर नहीं है, वो फिल्म में काम करते हैं, वो एक्टर लोग हैं। एक्टर लोगों के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होता है सबसे ज़्यादा, कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ। कुछ लोग हैं जिन्होंने थिएटर किया हुआ है, जैसे अमिताभ बच्चन और भी लोग, और जिन्होंने आप जैसे शो को बिगनिंग से एंड तक ले जाते हैं, वो संभाल लेते हैं कि उनका थॉट, ये मल्टीटास्किंग कैसे होता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि ये भी याद रखना है और जो स्क्रिप्टेड नहीं है उसको भी करना है, किस तरह से संभालेंगे। और उसमें जो है ये मीडियम के लिए मल्टी कैमरा जब होता है ना, हम ये एक ओरिएंटेशन होता है कि ऑडियंस इज ऑलवेज द थर्ड पर्सन इन द कॉन्वर्सेशन। So looking to the camera, which is my close-up camera, that one. So to talking to the person at home, that is one of the first orientation हम उनको बताते हैं। और अमिताभ बच्चन ने कितने बखूबी के साथ उसको मास्टर किया, कि कभी-कभी उस तरह से देख के, कभी-कभी वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करते, बट उन्होंने एक रिलेशनशिप कर दिया है विद द थर्ड कैमरा, विच इज क्लोज-अप कैमरा। हम सबको समझाते हैं कि इट्स नॉट अ मैस ऑफ पीपल वहाँ पे, कि हजारों लाखों लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो एक शख्स है वहाँ पे, उनके साथ संपर्क कीजिए। तो लॉट ऑफ पीपल टेक दैट। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन तो जिनको भी करते हैं हम, और बॉडी जो कुछ भी है, और लोग बहुत, जैसे कि मैं कहा, बहुत मज़े से वो करते हैं। रितेश देशमुख वो उसको वो और करना चाह रहा था, और बताओ इस तरह से करे। रणवीर के साथ हमने पिछले साल एक शो किया, बिग पिक्चर, एंड इज अ ग्रेट एक्टर। दीज गाइज आर गुड परफॉर्मर्स। मद्रास में सूर्या के साथ, सुरेश गोपी मलयालम में, तो चिरंजीवी पूरे तरह से एंजॉय करते हैं। और वो लाइन क्या होती है, अगर आप दर्शकों को बता सकें? सॉरी, दर्शकों को बता सकें वो लाइन क्या होती है? बदलती रहती है मीडियम के हिसाब से? हाँ, कुछ ना कुछ बदलता रहता है, कि अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं, वो किस तरह करते हैं। एक तो यहाँ का आवाज, फिर यहाँ का आवाज, गले का आवाज, यहाँ पे इस तरह से करने, पेट से आवाज भारी करके किस तरह से निकालना, और किसको किस तरह से करना। हम लोगों को ये भी समझाते हैं, देखिए अगर फुल शॉट है, लॉन्ग शॉट है, तो एक्सपेंसिव, हम थिएटर वाले हैं तो हमारा ज़रा सा हैबिट है, बट जो समझते हैं क्लोजअप को, सिनेमा में जैसे क्लोजअप कभी कभार आता है और इंटीमेट होता है, तो हम सजाते हैं अपने होस्ट को, दैट इज किसिंग डिस्टेंस। तो इतने पास जाके चिल्लाते नहीं है, इशारा बड़ा नहीं करते, तो बारीकी से करते हैं। तो ये सब ये सॉर्ट ऑफ कोचिंग होती है। इंटरेस्टिंग। सिद्धार्थ बसु की कहानी कहाँ से शुरू होती है? कलकत्ते में जन्म वहीं पे हुआ था, पर मैं कलकत्ते में कभी या बंगाल में कभी रहा नहीं। अगर आप बाबा आदम के ज़माने जाने चाह रहे हैं तो इट बिगैन, आई वाज बोर्न इन कोलकाता, बट उस वक्त मेरे पिताजी एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करते थे, मर्केंटाइल बैंक, जो HSBC के साथ अब मर्ज हो गया है। ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट, 4 बैंक थे, वो एक हो गए। तो उस वक्त उनका पोस्टिंग था मुंबई में। तो जन्म होने के बाद ही मैं वहाँ पे गया, तो पहले 7 साल वहाँ पे रहा दिल्ली में, फिर उसके बाद 4 साल, उसके बाद चेन्नई स्कूल, वहाँ से पास आउट हुए, फिर उसके बाद कॉलेज और सेंट स्टीवंस पे पहले, फिर MA मैंने की हिंदू कॉलेज आर्ट्स फैकल्टी से, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो MA वहीं से। सेंट स्टीफेंस एंड देन हिंदू, अक्रॉस द रोड, जानी दुश्मन, आई क्रॉस द स्ट्रीट। और दोनों के आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर बोथ इंस्टीट्यूशंस एंड दे वेलकम मी अक्रॉस द रोड। मेरा अटेंडेंस नहीं था
सेंसिटिव में थिएटर कहाँ वाज माय busy रहते पैशन थिएटर राउंड द क्लॉक दैट वाज माय पैशन और अगर हो सकता था मैं थिएटर में ही लाइवलीहुड करता पर नहीं हुआ पर उस वक्त क्योंकि अटेंडेंस नहीं था वैसे भी एमए में वो रेजिडेंस में कमरे कम देते हैं रेजिडेंस बुलाते हैं जो हॉस्टल है सेंट स्टीवंस में वी आर टॉकिंग अबाउट लेट 70s अर्ली 80s मैं ज्वाइन किया था 71 में उस वक्त मेरा उम्र था 16-17 और बीए पास हुआ 19 साल पे फिर उसके बाद दैट वाज 74 सो 74 to 76 एमए किया था हमने और हिंदू वाज वेरी वेलकमिंग दे सेड बिकॉज कमरे नहीं देते सेंट स्टीवंस में तो उस तरफ उन्होंने कहा कि कम वेलकम सो आई हैड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स सो बिफोर वी कम टू योर कॉलेज लाइफ जी जी आपका लैंग्वेज पैटर्न बड़ा दिलचस्प रहा होगा बंगाली फिर मुंबईया हिंदी एंड मराठी देन दिल्ली कुछ पार्ट फिर चेन्नई में तमिल वो लैंग्वेज पैलेट कैसे बिल्ड हुआ इतना बिल्ड नहीं हुआ असली में थोड़ा बहुत मैं संभाल लेता हूँ जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे कि मेरा हिंदी बहुत ही अस्पष्ट है तो बीच बीच में आपकी जैसे हिंदी भी बहुत बोलूँगा कमाल की है ऐसे सिद्धार्थ नहीं है। साहब क्योंकि आप यकीनी ढंग से बोल रहे हैं यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट जी एंड आई नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड मेरा मास्टरी नहीं है हिंदी पे सो आई विल ब्रेक इन टू हिंदी एंड आई आस्क यू टू फॉरगिव मी और आप तो अनुवाद करेंगे ही करेंगे तो दैट्स ओके सो वेयर वाज आई लैंग्वेज देखिए मुंबई में हम एक 5 फ्लैट का बिल्डिंग में रहते थे खार में पहले पाली हिल में फिर उसके बाद वहाँ पे गुजराती थे मराठी थे तमिल थे हिंदी बोलने वाला कोई नहीं था और मुंबई का हिंदी आप जानते ही हो करने का जाने का करने का यू नो द स्ट्रीट हिंदी द मवाली हिंदी और यू नो द दैट काइंड ऑफ झक्कास हिंदी विच गोज ऑन एंड दैट वाज व्हाट आई ग्रू अप विथ यू नो अदरवाइज स्कूल में अंग्रेजी बांग्ला में घर पे बांग्ला तो बात तो करते थे एंड फिगर इट आउट बट सीरियस जब हो जाता तो फिर अंग्रेजी में when you argue or when you do anything like that throughout it is switch हो जाता था बांग्ला से वो तो हर वक्त पर घर में बांग्ला बोलते थे ज़्यादातर पर मेरा बांग्ला भी हिंदी के जैसे ही है और इतना भी नहीं बोल पाऊँगा अगर पोलाइट कंपनी में मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि कभी मौका नहीं मिला और मैं बंगाल में कभी रहा नहीं तो घर में जितना भी बोलते थे उतना समझता हूँ और मैं सबसे कम क्योंकि दीदी मेरे से 9 साल बड़ी थी उसने लिखना पढ़ना सीखा छोटी दीदी थोड़ा गाना वाना करती थी तो वो थोड़ा बहुत बंगाली सीखी रविंद्र संगीत हर किस्म के बट बांग्ला में खास करके हाँ क्योंकि माँ गाती थी और पिताजी भी पियानो वगैरह बजाते थे गाते थे भी और कविता के बहुत सर फैन थे तो मैं सबसे कम सीखा तो मुंबई में वो 7 साल बीते फिर हम दिल्ली आए और दिल्ली में तो बैंड बज गई क्योंकि एक तो स्कूल में थोड़ा सा कल्चर अलग था और थोड़ा सा कॉर्पोरल पनिशमेंट वाज क्वाइट हाई एट दैट टाइम लोगों को डस्टर फेंकना मारना केनिंग वो तेल में काइंड ऑफ यू नो करके उस तरह से बट जो क्या सचमुच में ऐसे तेल में भीगा बांस का डंडा होता था हुआ करता था उस वक्त और सबके हाथ पे पीछे पे खूब लगते थे और मैं क्लास 3 से क्लास 7 तक था पर मैं इतना पिटा नहीं पर मारपीट बहुत होता था वहाँ पे और गाली गलौज और वगैरह तो मेरे लिए ट्रॉमेटिक था वो उन 4 साल 1 साल तो मैं स्कूल गया ही नहीं से यहाँ ना जी वो एक तरह से वही समझिए और नहीं इट वाज अदरवाइज अ गुड स्कूल स्पोर्ट्स वाज ग्रेट सम ऑफ द टीचर्स वर ग्रेट पर it was the language you were talking about and there was a lot of rough language and which I had no clues on you know I mean gali galoj so it was like all and that was at that young age you know so that was a little traumatic and I struggled with the gender क्योंकि बंगाली में आप जानते हो no it's very gender friendly genderless gender neutral in many aspects like other Indian languages in the east and northeast and in number of European languages too तो वो कभी अभी तक वो सुधरा नहीं तो कौन सा की होता है कौन सा का होता है कब क्या बोलना पड़ता है मेरे से होता नहीं है सो दैट इज़ ऑन ब्रिंग वीकनेस और मैं बहुत ही कॉन्शियस हो जाता हूँ कि उस वक्त फिर चेन्नई में थोड़ा बहुत मैं तमिल शब्द सीखे पर भाषा में नहीं छोटी बहन अभी तक कितने साल हो गए वो 75 से वहीं पे है और वो तो क्योंकि उनके वर्कर्स थे उसने हैंडलूम और हैंड वोवन उसका एक बुटीक चलाती थी तो उनके सब कारीगर लोग तमिल बोलते हैं तो वो भी तमिल फ्रीली बोलती है हालांकि
उनकी बेटियां बोलती हैं कि वो हंसते हैं कि जब उनका तमिल सुनते हैं, और वो स्पष्ट बोलती है। और थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूँ, पर मैं अंग्रेज़ी उस एक्सेंट में ठीक तरह से बोल लेता हूँ। जब आप दिल्ली का जो बता रहे थे रफ लैंग्वेज वाला वाकया, तो कभी ऐसा होता था कि घर आए और आप पेरेंट्स से ये चीज़ शेयर कर रहे हैं और खींच रहे हैं कि हम क्यों मुंबई से दिल्ली आ गए? नहीं, वो तो एक एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ा, यू नो, कल्चरली वगैरह, बट इट्स अ ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस। कुछ एस्पेक्ट्स आर वेरी गुड बिकॉज अलग अलग लोग से मिलते हैं, यू नो, सॉर्ट ऑफ, पर इन सम एस्पेक्ट्स दैट वाज ट्रॉमेटिक। मैं 1 साल स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि मैं बता नहीं पाया क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज देयर वाज पार्टली it was trauma, I had other things going on in my mind, but I went through that school, I did well enough in the exams, I got to the next class, but at the back of my mind that was a little traumatic for me, but maybe it was just for me, maybe I was a sensitive child and that happened, but I used to read a lot, so my reading habit at that time really got flourished. Raja Golchari's Ramayan, Mahabharat, all the English classics, मेरे पिताजी वो रखते थे वहाँ पे. You were in school when you read Rajagopalachari's Mahabharata? Yes, I was, and I was in class 3, 4. That's when with the English versions, they बहुत ही, and again for the and children again. they have abridged version as well. Yes. But no, this was the proper sort of English version. But reading habit began from there, and the language, and reading always was an interest. So that was something that I enjoyed right through my school. Also, I was very young. और मद्रास में अच्छा, you know, sort of the house was large, so there were no friends, and the grounds were large, so there was nobody close by, though we had day school. So I used to read, I used to enjoy reading, and I still, when people say general knowledge कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, I say read, because that habit is going, you know that. Yes. The number of bookshops are shrinking, everything is a little bite, but even that you have to read well. तो मैं सबको बताता हूँ, discover the joy of reading. क्या पढ़ रहे हैं आप आजकल? These days रिसर्च हो रहा है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में जो कंसल्टेंट हूँ उस पर, वो है गांधी पे एक एपिक मिनी सीरीज बन रही है. अपलॉज के बारे में सुना होगा, अपलॉज जो समीर नायर पहले स्टार में थे, वो चलाते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं. तो वो उन्होंने रामचंद्र गुहा के 2 बायोग्राफीज उसके राइट्स लिए हुए हैं. इंडिया आफ्टर गांधी एंड गांधी बिफोर इंडिया. And before that, the first book was the South African years. Yeah, Gandhi before India. Yeah, that's right. And the other one is the years that changed the world. Yes. So that is the third in the series. Yes. That is the middle or third. So the first and third are the biographies, and the middle section is more history of various people. Brilliant biography, beautifully written, because it is so researched, but it doesn't feel like, how should I say, बोझिल नहीं है. हाँ, it's very easy, and it's as if it's happening around you, and that fantastic journey of this shy man how he found his voice and his calling, or in uska conscience, and how he began picking up things in his career and his life, and how he changed things completely in South Africa, and then his Indian mission. It's a fantastic story. So, as I said, I'm a creative consultant on that project. So that is the main Hansal reading. Mehta उसको डायरेक्ट कर रहे हैं? That's right. And Hansal, and this is the same team which made Scam 92, which is मेरे लिए one of the most outstanding web series that has been made on OTT, and the same team. अभी वो स्कूप लेके आए हैं, बहुत कमाल की सीरीज. गांधी का किरदार प्रतीक कर रहा है, प्रतीक गांधी, जो गुजराती थिएटर के फैंटास्टिक परफॉर्मर, और उसने कई सालों से वो एक 1-man शो करते हैं गांधी जी पे, हिंदी में, गुजराती में और अंग्रेजी में, अलग अलग वर्जन. और एक रिकॉर्ड है शायद गिनीज बुक में या कहीं पे, कि लगातार 9 घंटे के लिए उन्होंने शोज किए. केबीसी पे आए थे गेस्ट बन के ऑन अ स्पेशल शो वो, और उसमें ही डिड अ लिटिल पार्ट ओवर देयर. पंकज त्रिपाठी के साथ आए थे, सो दे वर डिस्कसिंग, सो ही इनैक्टेड अ लिटिल बिट ऑफ दैट. सो आई थिंक ही विल मेक अ फैंटास्टिक. he's a very good actor. Gandhi ji, excellent actor, and he understands it and he plays it beautifully. Hansal is कुछ बहुत कमाल के प्रोग्राम, यू नो, सीरीज अभी बना रहे हैं, फिल्म भी, और लिखने वाले भी, वैभव वैशाल एंड करण व्यास वगैरह. इट्स द सेम टीम एज स्कैम 92. I'm glad you mentioned the name of writers, क्योंकि हम बहुत कमाल के क्राफ्ट को देखते हैं, लेकिन राइटर्स का जिक्र नहीं आता. हाँ, बिल्कुल.
और बहुत रिसर्च, देयर इज अ सेपरेट यूनिट एंड ये अपलॉज खुद दे आर नॉट जस्ट टेकिंग द राइट्स, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और फैंटास्टिक रिसर्च इन 3 कॉन्टिनेंट्स, मल्टी कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है। तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया तो acting in है। it as well? नहीं नो, जस्ट मेनली ऑन फैक्ट चेकिंग, हिस्ट्री चेकिंग। पर हमने आपको कई फिल्मों में देखा है। सॉरी, हमने आपको कई फिल्मों में देखा तो है। दोस्त लोगों के लिए छोटे छोटे रोल हमने किए हैं। कभी राष्ट्रपति बने, कभी रॉ चीफ बने। हाँ, और उसमें लोग एक ही तरह से देखते हैं और मैं पूछता हूँ किस तरह से कैरेक्टर, वो थिएटर बैकग्राउंड के साथ पूछता हूँ कि किस तरह से आप रोल करवाने चाहेंगे वगैरह वगैरह, और उनका कहना यही है कि जैसे आप करते हो ना शो, उसी तरह से करना। अथॉरिटेटिव, एब्सोल्युटली इन कंट्रोल ऑफ ये थिंग्स। स्टीरियोटाइप बन गया है यार। सो दे से पावर रोल्स, और मुझे क्या कहते हैं, प्रमोशंस मिलते गए, क्योंकि पहला प्रोग्राम सबसे ओल्ड डेब्यूटेंट मैं था एट द एज ऑफ 59। शुजीत सरकार दोस्त और हमारे साथ काम करते थे। मद्रास कैफे। उसमें यू वर रॉ चीफ इन दैट। दैट्स राइट। तो रॉ चीफ, नेक्स्ट फिल्म वो मलयालम फिल्म हाउ ओल्ड आर यू, विच इज़ अ ह्यूज हिट मंजू वारियर के साथ, एंड शी वाज फैंटास्टिक इन इट। उसमें तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन कर दी, उसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया। फिर बॉम्बे वेलवेट में अनुराग ने कहा, और ये इन लोगों का काम मुझे पसंद है, जब पूछते हैं तो मना करना तो उसका सवाल ही नहीं होता। उसमें एक कैरेक्टर था रोमी मेहता, बॉम्बे पावर ब्रोकर, पॉलिटिकल कैरेक्टर, वाज आल्सो लॉयर, बैरिस्टर। फिर प्रीव्यू करते वक्त हमने देखा कि उसमें बॉम्बे का मेयर बना दिया है। तो हमें इन सब रोल्स जो ज़िंदगी में कभी मेरे आसपास नहीं होता, मुझे ये सब पद मिल गए। सो बिग पार्टन, उस तरह से थोड़े बहुत रोल्स किए। अभी हमने बमन के साथ एक छोटा सा रोल किया, वो फिल्म इट विल कम एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन Amazon। But this is what you wanted to do when you were in college. थिएटर बहुत अलग है, फिल्म बहुत अलग है। But acting. एंड डायरेक्टिंग थिएटर से अलग लगा। थिएटर में एक इमीडिएसी होता है और एक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। दिस थिंग, सिनेमा इज़ अ डिफरेंट मीडियम। आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ दैट मीडियम एंड हिंदी इज़ नॉट माई लैंग्वेज। तो हम अब थिएटर वाले पड़ाव पे आ गए हैं, तो जी। आप अपनी मोहब्बत से कब मिले? थिएटर वाली मोहब्बत भी और अनीता भी, पहले क्या हुआ? बिल्कुल अलग कहानियाँ हैं। दोनों में जाएंगे एक एक करके। मैंने तो आपको पेपर लीक कर दिया कि क्या क्या आने वाला है। जी, थिएटर में बचपन से जब हम दिल्ली आए तो उस वक्त मेरे माताजी श्री रामकृष्ण के बहुत भक्त थे और उनका एक ग्रुप था। तो यहाँ पे एक पूरा प्ले किया था श्री रामकृष्ण के ज़िंदगी पे और बच्चों के लिए, और उसमें आई प्लेड श्री रामकृष्ण परमहंस, जी, स्वामी रामकृष्ण जी, परमहंस। जी 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 जी। और तो बिगैन देयर, स्कूल में भी करता था, थ्रू आउट स्कूल। अंग्रेजी में? हाँ, नहीं, अंग्रेजी में भी, पर एक प्ले हमने किया था, 2 प्ले किए थे। मैं स्कूल चेन्नई में IIT केंद्रीय विद्यालय IIT मद्रास में था, तो वहाँ पे 2 साल ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय मीट होते हैं, सब एक साथ होते हैं। तो पहले साल जब हम यहाँ पे आया, वो एक हमने प्ले किया 45 मिनट के, वो संस्कृत में, और वो भी लियो टॉल्स्टॉय के एक वे लव इज गॉड इज, उसको ट्रांसलेट किया था, प्रेम यत्र ईश्वर तत्र। उसमें मैंने मार्तांड, विच इज मार्टिन इन टॉल्स्टॉय, उसका रोल किया था। आई गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दैट ऑल इंडिया मीट। सो दैट वाज योर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एट दैट स्केल, ऑल इंडिया स्केल, संस्कृत में डायलॉग के लिए। संस्कृत, और यहाँ आप कह रहे हैं कि होल प्ले इन संस्कृत। संस्कृत ये याद करने की बात होती है ना, इफ यू गेट इट राइट एंड यू फिगर इट आउट, देन यू हैव टू परफॉर्म। आपको डायलॉग याद है कोई अभी? नहीं, अभी नहीं। आई वाज व्हाट 14 or 15 एट दैट टाइम। तो वो उस वक्त थिएटर, देन कॉलेज में दैट वाज माय बिग पैशन राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेंट स्टीफेंस में। और वहाँ पे हम सेकेंड ईयर में हमने एक ग्रुप फॉर्म किया, थिएटर एक्शन ग्रुप, क्योंकि पहले साल पे ही मैं 16 साल का था, तभी हमने यात्री के लिए आईफैक्स में थिएटर किए थे। और उस वक्त के इंग्लिश थिएटर के दिग्गज लोगों के साथ मार्कस मर्च था, बैरी जॉन ने डायरेक्ट किया था, और रेबेका थी, प्रभा टोंक थी, सुषमा सेठ जी थे, सब अंग्रेजी थिएटर के सब दिग्गज लोग वहाँ पे थे। और हम लोग कुछ हम फर्स्ट ईयर में थे। मैं था, ललित केसवानी थी, संजीव आलूवालिया, विद्युन सिंह,
अमित जयराम, हमके अलग अलग छोटे छोटे रोल्स थे. दैट वाज फर्स्ट प्ले, बट इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड. फर्स्ट गुड रिव्यू, टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरी हैप्पी. व्हेन यू आर 16 एंड यू नेशनल न्यूज़पेपर, यू आर गेटिंग गुड रिव्यू. है तो कॉलेज में भी किया. और सेकेंड ईयर में हमने ये ग्रुप फॉर्म किया, क्योंकि हमने कुछ प्ले किए वहाँ पे विश्व काफ़ी अलग. बैरी जॉन जो इंग्लैंड से आए थे एंड फैंटास्टिक डायरेक्टर एंड टीचर, उसने कुछ बड़े रेडिकल प्लेस किए थे. और एक हैमलेट के साथ हमने टूर किया, डून स्कूल, मेयो वगैरह वगैरह. तो उससे हमें आइडिया मिला और एक ग्रुप फॉर्म किए. तो सेकेंड ईयर में हमने टूर किया कॉलेज से हैमलेट लेके कुछ स्कूल्स में वगैरह वगैरह दिल्ली के बाहर. और उससे उस समर ऑफ 73 एक ग्रुप बनाई हमने एंड वी डिड इंटेंसिव वर्क एंड दैट वाज अल्टरनेट वेरी एक्सपेरिमेंटल अवांगा थिएटर. बिकॉज एक शो हमने किया, उसका नाम था ए मकबेथ. शेक्सपियर का ही टेक्स्ट बट पूरा मोन्टाज बना दिया, उसका कोलाज बना दिया. इट वाज अ सॉर्ट ऑफ, it was very political interpretation and very to do with black magic and occult, and it was not naturalistic theatre, because वहाँ पे movement, echoes, shadowing, everything was just with a troop of 12 people. And we traveled through 40-50 schools in the hills of Mussoorie and Simla and colleges and institutes and everything like that. And we did everything ourselves. Lighting and carrying luggage and staying together and working together. And we had fun. And it was a very growing up experience. तो हमारा दिन का प्रोग्राम रहता था, अगर स्कूल होता था, कि सवेरे बच्चों का प्ले करते थे. How Jan Klassen Kid, and that was slapstick, it was comic, and it was a different language altogether, you know. The kind of theatre that you did with a lot of interaction and playing with the kids. You go there and they get lost and they're screaming and they're shouting. तो वो एक तरह का था. दोपहर को हम वर्कशॉप करते थे, जिस तरह के एक्सरसाइज कुछ आपके साथ भी किए, voice, body, because those are the instruments of an actor. Your voice and your body apart from speech. People think it's just speech, but it's not just speech. It is everything. It is the whole body, it's gesture, it's expression, it is voice and used in different ways. And voice, which can be used very stylistically also, you know. You can echo words, you can make sounds, you can do this, you can make all sorts of animal sounds, atmospheric sounds. You can create a whole world just with your voice, you know, with different people doing different voices. And when you work as a group, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, you can create a Garden of Eden. वहाँ पे कुछ बोल रहा है, वहाँ पे कुछ और बोल रहा है, किस तरह से कर रहा है. It was lovely, it's polyphonic, you know. So we loved it. And in the evening we would do A Macbeth. Then we came to town and we staged it, and full houses, IFAX, Kamani, tab nahi tha, Shriram Center, and packed houses. And that was the birth of Theatre Action Group. Puritans का क्या? The Puritans, no, the theatre people loved it. Ibrahim Al-Qazi used to come and see all the plays, and he really spoke very hard. And once there was a bit of a controversy, USIS में एक play था, कोई American आए थे, he said, ये क्या है, experimental, because वो टुकड़े में, you know, all montage was coming. He spoke up and he, for us, and said, you know, how it makes sense, how it's artistic, why we should see this kind of thing. And we were doing work ahead of the time. And our contemporaries at that time, I think, Nasir 1-2 साल senior था, but मेरे ख्याल में NSD में, Pankaj Kapoor, Anu, Raghuveer Yadav, they were all contemporaries at the same time, and they also worked with Barry. Om and Nasir were same batch, and they came and played. I saw their zoo story in Delhi School of Economics, and it was wonderful. But that time the repertory was also fantastic. NSD repertory, Manohar Singh थे, Uttara Bhavkar थी, सुरेखा सिकरी, ये लोग तो थिएटर के बहुत अच्छे दिन थे उस वक्त, and some very good work. और हाँ, those is अंधा युग वगैरह, all that was done. पुराना किला में किए थे उन्होंने. So it was exciting times for theatre. Historical. Yes, absolutely. Tughlaq. And really brilliantly done. It was very exciting. तो अगर हो सकता था मैं थिएटर में ही मैं करियर बनाता, पर यू नो अभी तक देयर इज़ नॉट अ लाइवलीहुड इन थिएटर. एंड हमारे पास ऐसा नहीं था कि फैमिली पैसा था, व्हाटएवर इट इज़ आई कुड रिलाई एंड टेल माय फादर आई हैड टू स्टार्ट यू नो सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग माई सेल्फ. एंड वो तो मैं कॉलेज के दिन ही वो रेडियो वगैरह हमने शुरू कर दिया था. दैट वाज आवर पॉकेट मनी. अनाउंसमेंट्स करते थे, प्रोग्राम, फीचर प्रोग्राम बनाते थे. दैट वाज फर्स्ट कनेक्शन विद मैस मीडिया. युवावानी था एंड दैट वाज वेरी एक्टिव, एंड जनरल ओवरसीज सर्विस. विनोद दुआ जी भी थे उसमें. हाँ, माय बैचमेट. ही वाज इन, वाज इट हंसराज? आई थिंक ही वाज इन हंसराज और रामजस, आई एम नॉट श्योर, बट ही वाज माय कंटेम्पररी. एट द सेम टाइम ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ टेलीविजन.
हमारे वक्त स्कूल कॉलेज से कुछ शख्स थे तो टेलीविजन पे बहुत सारी चीज़ें करते थे. एक दीपक वोरा हुआ करता था, ही वॉज इन एवरी अदर प्रोग्राम. एंड देन राजीव मेरो था, जब मेरे से 1 साल सीनियर, वो न्यूज़ रीडर भी बाद में रहे और काफ़ी सारी चीज़ उन्होंने किया. बट ही वॉज रेडियो और टेलीविजन में बहुत सारे चीज़ें करता था. एंड वी लर्न फ्रॉम दैट एंड वी हैड एक्सपेरिमेंट्स हाउ टू पुट दैट टुगेदर. थिएटर, पॉकेट मनी फ्रॉम मैस मीडिया एंड कभी कभार कुछ टेलीविजन के ब्लैक एंड वाइट में वो कियोस्क में कुछ ना कुछ कर संभाल लेते थे. दूरदर्शन वो आकाशवाणी बिल्डिंग में. पर दैट वाज माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कॉलेज. और उस वक्त वी स्टार्टेड अर्निंग ऑल्सो बिकॉज दैट फर्स्ट थिंग व्हेन वी वर 17-18 वो थिएटर एक्शन ग्रुप फॉर दैट होल टूर वी गॉट एक्चुअली पेड ₹300 a month. But that time lecturer's basic was ₹400. So 300 for an 18 years old man, it's good. पार्टी करते हैं. Yeah, you could take scooters instead of hitching rides. You could, have one more cafe hog at St. Stephen's. You could do a few things like that. You didn't become rich, but you had money. You didn't have to send for your parents. You didn't have to do all that. It was like that. Fees also that time was nothing. I don't know what it is now, but sort of fees were not that much in school. But my father was retired. He was living off a pension, and I didn't want to impose on him. So we started earning, and as soon as I finished my MA, even during MA, I had to support myself. So I started making documentary films apart from theatre. तो ये सिलसिला स्टेज पे एक्ट करने से कैमरे के पीछे होने का कैसे शुरू हुआ? फिल्म में एक इंटरेस्ट हमेशा रहा और कॉलेज में एक सोसाइटी था. सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बहुत सारे सोसाइटी थे. तो 32 सोसाइटीज़ ड्यूरिंग आवर टाइम. एक उन्होंने शुरू किया था सेलुलॉइड करके, एंड वर्ल्ड क्लासिक्स दिखाते थे और उसके बारे में बातचीत, डिस्कशन, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. So you saw Indian classics, world classics, everything there. So cinema was always a separate fascination. पर प्रॉब्लम ये था, कुछ लोग जो सीरियस थे वो फिल्म इंस्टीट्यूट गए. भाषा का मेरा प्रॉब्लम था. एट दैट टाइम थिएटर होने वाला था या sort of एक्टिंग, डायरेक्टिंग या फिल्म में. तो द चांस ऑफ कमर्शियल सिनेमा वॉज नेवर एन इंटरेस्ट ऑफ माइंड. तो बॉम्बे वॉज नेवर अ गोल. तो आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी दिल्ली में ही डॉक्यूमेंट्री बनाने का. मैंने सोचा यहीं पे मैं सीखता हूँ जो कुछ भी. एक ऑर्गेनाइजेशन था टेलीविजन न्यूज़ फीचर्स, वो चलाते थे प्रेम प्रकाश और उनके भाई सत्य प्रकाश. प्रेम प्रकाश जी जिन्होंने फिर ANI जी, दैट्स राइट. और उस वक्त सारे देश में वही एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट था जो दूरदर्शन के लिए 2 फोर्टनाइटली प्रोग्राम बनाते थे. एक डेवलपमेंट न्यूज़ 5-5, 6-6 मिनट के स्टोरीज और एक 15 मिनट का साइंस फीचर. और वो साइंस फीचर में आई कट माई टीथ एंड इन द डेवलपमेंट न्यूज़. उसमें हम रिसर्च भी करते थे, लिखते भी थे, एडिट भी करते थे. तो फिल्म मेकिंग वहीं पे सीखा. हम वो ब्लैक एंड वाइट 16 मिनट फिल्म पे काम करते थे और वहीं पे अपना सेल एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन तो अभी वो आस पास नहीं आया था. तो सेल पे अब खुद ड्राइंग्स करवा के एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते थे, कितने फ्रेम में कितना स्मूथ मूवमेंट आएगा उसको डालने के लिए. तो उस तरह से हमने सीखा. पर कुछ बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे और उनके साथ कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म्स बनाई. माय फर्स्ट फिल्म वाज लाइफ बिफोर बर्थ, इन ह्यूमंस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर्स. वी यूज्ड अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स. आई एक्चुअली फिल्म्ड माय फर्स्ट चाइल्ड बर्थ एट दैट टाइम. व्हाट हैपेंस इन द डेवलपमेंट from a single cell to a full creature. That was my first black and white film. I made some interesting films for me. There was a film on photography, how it evolved and developed. One on moving pictures, how it figured out. Do you have so all deal these with conceptually nothing exists. They all went to Doordarshan. और वो दूरदर्शन को जाते थे सिर्फ फिल्म विद रिटन कमेंट्री. और फिर उन लोग वो अनुवाद करते थे और अलग अलग भाषाओं में. National network was also not there at that time, So उनके archival footage में नहीं? 77 onwards. So there is no record of all that, unfortunately. This reminds me, कबीर बेदी ने बीटल्स का इंटरव्यू किया. हाँ जी. उन्होंने रन किया, फिर उस टेप पे कुछ और रिकॉर्ड कर दिया. हाँ, ऐसे बहुत सारे चीजें. एक बार it was so funny. तब I had hosted. This was before I hosted, I think. मैं होटल में काम करता था तो बाई डिफ़ॉल्ट में MC करता था, मास्टर ऑफ सेरेमनीज.
तो कुछ दूरदर्शन प्रोड्यूसर ने बुलाया कि ये एक ग्रुप आ रहे हैं, बड़े पॉपुलर है, बोनी एम, जिनका म्यूजिक में बड़ा फैन नहीं था, पर उन्होंने कहा प्लीज कम एंड इंट्रोड्यूस देम एंड थिंग्स लाइक दैट. व्हाट एन एक्सपीरियंस देयर वाज इन दूरदर्शन स्टूडियोज. सो देयर वाज इन द मेकअप रूम हो रहा था कि वहाँ पे वो अपने these big ladies walked in, and the guy, and they walked in, and the producer at Doordarshan said, come. There was a little makeup room, somebody was chawing pan, somebody was doing things, whatever it is, and saying, they said, okay, make yourself at home, and there was no chair, there was no nothing. He said, yeah, great, can you take us to our places or whatever it is? No. Said, no, can we get, and Indian coffee house रहता था कि can we get you refreshments, can you take you there coffee? He said, no, I'll have a beer. Have a beer? दूरदर्शन के दफ्तर में बियर. अंदर गए वो परफॉर्म करने के लिए, और सब आए हुए थे, सब अपने ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे एवरीथिंग, वो सामने नाचने के लिए, व्हाटएवर इट इज. एंड बोनी एम, उनका ट्रैक था, फोल्ड बैक नहीं चल रहा था, उनको लिपसिंग करना था, वो फोल्ड बैक ही नहीं चल रहा, वो फटा हुआ था. So just pretend, the producer tells. What an experience it was. Hugely popular program. They ran it for hundreds of times on Doordarshan. That was my first hosting job on Doordarshan. Interesting. So those things happened. अनीता जी से कहाँ मुलाकात हुई आपकी? कॉलेज में, on the steps outside the senior आपने इतना लंबा पॉज लिया, मुझे लगा आपको हिंट देना पड़ेगा क्या क्विज मास्टर की तरह. नहीं इतने बार लोगों ने पूछा हुआ, एंड इट वाज इंटरेस्टिंग. मैं एमए प्रीवियस कर रहा था उस वक्त. आई हैड क्रॉस द रोड, आई वाज अ हिंदू, बट सेंट स्टीवन शेक्सपियर सोसाइटी ने हमें वापस बुलाया एक प्ले डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि कॉलेज छोड़ने के पहले मैंने कुछ छोटे छोटे प्लेस डायरेक्ट किए थे. दे वाज वेल रिसीव्ड. तो एक विनयशील ओबरॉय करके थे, लेटर ही जॉइन द IAS व्हाटएवर, एनीवे एट कॉलेज. उन्होंने कहा प्ले करो, और मैं एक्सपेरिमेंटल एक प्ले करना चाह रहा था, उसका नाम था सर्पेंट. इट वाज उसको हमने स्टेज किया था कॉलेज चैपल में, सिर्फ 40 लोग साइड पे बैठते थे, एंड इट वाज अ ग्रुप सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस. तो उस वक्त हमने बीच में कलकत्ते में मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया था, ए मैकबेथ. वही ए मैकबेथ जो पहले किया था मैंने कलकत्ते में किया था रेड कर्टन ग्रुप के साथ. उसमें दिल्ली में तब थी मीरा नायर, जो मिरांडा हाउस में थी, तभी आई थी. मीरा नायर मशहूर फिल्म मेकर. हाँ, उस वक्त तो शी हैड जस्ट कम टू कॉलेज. हर ब्रदर्स वर इन कॉलेज विद मी. विकी नायर सीनियर था, गौतू जूनियर था. तो मीरा कलकत्ते आई उसमें एक्ट करने के लिए. सो शी एक्टेड इन माई प्ले. तो जब मैंने ये सर्पेंट किया सेंट स्टीवंस को, तो वी वर कास्टिंग, एंड दैट टाइम बहुत साल के बाद दे रीएडमिटेड लेडीज इनटू सेंट स्टीवंस, बट टिल देन वी लेडी characters, women characters would be cast from Miranda, IP, LSR. So before 75, before that in 49. No girls in St. Stephens. There was a big gap between 49 to 51 to 75. So 75 was the first year they came back, but there were too few. And so we could still cast from outside. So they used to come from Miranda House, from LSR, from IP, or whatever it is. So Meera knew I was doing this project, and we were casting. And everybody played a lot of different roles, but there was one role also of Eve, because the serpent is the biblical story, which is done in a very radical, experimental, almost, how should I say it? I won't say it. In an interesting way, that it reinterprets a lot of things. So we were casting for that. So Meera brought Anita to introduce her to me, to say, okay, she's come for, the audition, for testing, for the workshop. Take a look at it. And that was the first time we met. So we did this play. There was an ensemble of 16. You gave her some role? Yes. 16 people, not just one role. Everybody plays a lot of role, but she played one of the main roles, was also of Eve, which she also played in that. Meera or Anita? Anita. So, if you've seen Godfather. Yes. For me, it was Thunderbolt, but I had to restrain myself. And so, we got to know each other after the play. So we met on a play, actually. Let's put it like that. And she had just come from England. Because she finished school, A-levels in England. And then her parents wanted to Indianize her, I think. And so she said, go back. And in that process of Indianization, that's right. You met. Right.
Yes, absolutely. I think I was part of the process of Indianization. Perhaps not in the way that the parents would have liked it that way, but it happened. Truly pan-Indian. Yes, absolutely, absolutely. And NRI. And NRI, which is a different thing altogether, you know, as it were. क्या सीन होता था उस समय डेटिंग के, if I may ask? बैकगेट का तीर्थ यात्रा, you know, सेंट स्टीवन से बैकगेट, इवनिंग 5 मिनट. और मुंशी जी थे ना मेरे ख्याल में, या मुंशी जी, ही वाज अ वेरी काइंड जेंटलमैन. ही न्यू हु हैड कम टू मीट, हु बुलाना पड़ता था, करता था. रोज गार्डन मुंशी जी के पास में पूरी लॉग शीट थी, हार्ड वायर्ड. ही न्यू तो उन्होंने आपको देखा तो उस रूम नंबर में तुरंत gentle, कॉल. हाँ, कि whatever it is, and there used to be visitors room inside where they used to call people, but outside, you know, they were allowed for 1 or 2 hours, whatever it is, walks in the rose garden, and we used to do that. We got to know each other up the Flagstaff house, and the Ridge was beautiful, still is, I think, but at that time it was, you know, it was a little more jungly, but you know, it was nice. And Delhi University is a lovely place, especially St. Stephen's has a beautiful campus. It is. So, cafe, meeting with friends, hanging out, music, and then common group of friends. That's how it happened. But it took 8 years before we married. इतना वक्त लगा आपको कन्विंस करने में उनको? For everybody, सब लोगों को उनका गुडविल अदा करने के लिए. So, you know, एक तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहा था, और especially when people from a certain communities go outside, they have certain orthodoxies, तो उनको एक्सेप्ट करना, उनको बताना कि ये है नहीं है, तो उस तरह से. तो हमने फिर लगभग 6 साल के बाद हमने एक नौकरी ले ली, वाइट कॉलर जॉब, टू बी. तो ये बहुत फिल्मी regular. साउंड कर रहा है कि लड़के के पास तो सरकारी नौकरी है नहीं, ऐसे कैसे सरकारी नहीं, तो क्योंकि वो इंग्लैंड में तो सरकारी नहीं रहते. हाँ, बस सरकारी you know, होता है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ बिजनेस, कुछ, you know, अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह. तो नहीं, उसके बाद जो एक्सेप्ट किया, we had a wonderful relationship, and they've been excellent parents-in-law, and I think, you know, we have great mutual love and regard. But initially hesitancy मेरे ख्याल में अनीता के मन में भी था, किस तरह से मनाए, किस तरह से बताए वगैरह वगैरह. तो वक्त लग गया, and then white collar job. I took a white collar job. And that was? At the Taj. I had an impossible designation, cultural attaché. Cultural attaché to the Taj group. उस वक्त hotels were just beginning to boom. I'm talking about 82. And Taj was expanding, पूरे देश में एक्सपैंड कर रहे थे, और कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे थे, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ स्टेट. एशियाड. हाँ, ये एशियाड के बाद नॉन अलाइंड मीट, जहाँ पे उनके लिए जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे, वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस, तो उसके साथ मुझे कभी कभी तो आई हैड टू कंसीव, आई हैड टू डिलीवर एन 1-man प्रोडक्शन यूनिट, बिकॉज यू नो कि कहाँ पे चेंज करेंगे, कहाँ पे सॉर्ट ऑफ, यू नो, स्टेज कौन बनाएगा, माइक कहाँ पे लगेगा, लाइट कहाँ पे लगेगा, क्या कर. कुछ वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस, देयर वर 250 परफॉर्मर्स, कुछ स्ट्रीट एंटरटेनर्स, कुछ कथक ग्रुप, कुछ कहीं पे कोई भांगड़ा कर रहा है, कहीं पे कुछ और कर रहा है, कहीं पे, यू नो, सॉर्ट ऑफ, इट इज एवरीथिंग हैड टू बी ऑर्गेनाइज्ड. सो आई हैड टू डू ऑल, आई हैड टू कंसेप्चुअलाइज एंड आई हैड टू डिलीवर. बाद में दे अलाउड मी टू एक्सपैंड द यूनिट एंड ऑल दिस. 2 साल के लिए किया, और उसके बीच शादी भी हो गया. ऑपरेशन सक्सेसफुल, मिशन अकम्प्लिश्ड. Mission accomplished. So it was good. लड़का क्या करता है ताज में कल्चरल अताशे? That's right. That's right. And it was a growing thing, you know, and we had to wear suits and all the rest of it. You know, so you looked sort of, you know, serious, and you looked, you know, whatever it is, bankable. Or because of the suits and default emceeing, television hosting happened. How? हमारे पहले जो colleagues थे, एक बार वो आए थे न्यू ईयर्स इवेंट में कुछ कवरेज करने के लिए, और उन्होंने मुझे एमसीइंग करते देखा. क्लोज द चैप्टर. वो दूरदर्शन तभी खुल रहा था टू इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स. अदरवाइज एक ही नेशनल नेटवर्क था सारे देश में, अब नई प्रोग्राम बनाते थे. देन दे ओपनड फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्शंस. 1 स्लॉट या 2 स्लॉट थे, 9 बजे, 9:30 बजे. और जो फॉर्मर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग कलीग्स, संजय काक और बाद में ईश्वरी बाजपेयी जो एनडीटीवी पे गए वगैरह वगैरह, वो बना रहे थे एक पायलट प्रोग्राम. कमानी में पायलट हो रहा था. मुझे फ़ोन आया होटल में कि कैन यू 2 मिनट के लिए ज़रा आ सकते हो, क्या करना है. नहीं यार, हम पायलट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके बस चले जाना.
अच्छा हाँ ठीक है, सूट पहने हुए हैं सर? हाँ सर आ जाओ। तो हमने क्या सर क्या कहना है? कुछ नहीं कहना, रा ये हो रहा है वो हो रहा है, कर दिया, वापस आ गए। 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि यार ये दूरदर्शन वाले स्पॉन्सर वगैरह कह रहे हैं कि तू ही होस्ट कर ले। दैट वाज क्विज टाइम, द फर्स्ट नेशनल इंटर कॉलेज क्विज इन द कंट्री, एंड 1 साल के लिए चला और पीपल एक्सेप्टेड संडे 9 o'clock। तो पहले 9 बज गए क्या वाज क्विज टाइम। 1 whole year it ran, then we did 2 other series। पहले साल तो मैंने सिर्फ होस्ट किया, अगले साल में आई टुक कंट्रोल बिकॉज आई जॉइंड द कंपनी दैट वाज प्रोड्यूसिंग इट, ITV, और एज प्रोग्राम डायरेक्टर। सो वहाँ पे आई टुक मोर कंट्रोल ऑफ इट। एंड द 3rd season we produced, so there were 3 seasons of that। और you know those question marks, they have dogged me throughout my life। For me it was a way of going independent, पर वो सवाल प्रश्न चिन्ह मुझे छोड़ा नहीं। मैं कोशिश किया हूँ कि उस पर कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क चला है, पर वो अभी तक वही चल रहा है। ऐसा है कि जब हमने किया तो हमने सोचा कि इसको प्यार से करते हैं, ढंग से करते हैं, हर चीज़ डिटेल में करते हैं, चाहे कंटेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे होस्टिंग हो, चाहे किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह से मैच हो रहा है, किस तरह से दिखाया जाए। And one thing led to the other. Those were the kind of works which mainly came to us. हमने बहुत अलग-अलग किस्म के प्रोग्राम किए हैं, पर क्विज shows have been the staple. वो that पहले कभी आपने क्विज में पार्टिसिपेट किया था? स्कूल क्लास में, you know, sort of क्या कहते हैं, क्लास में स्पेलिंग बी वगैरह वगैरह, and I used to enjoy that. But never at the competitive level, never organized level. Since even में भी हमारे बाद juniors, शशि थरूर, राम गुहा, रामू दामोदरन, डिप्लोमेट थे अभी UN में, बहुत बड़े हस्ती हैं, वो they formed a quiz club, but I was never part of it. So the first quiz I ever came close to was a national inter-college quiz which I hosted as quiz master. और फिर एज अ क्विज मास्टर आपकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहा? वो होस्टिंग था। पहले शो में वो जो क्वेश्चन बनाते मुझे चिट पकड़ाते थे, मैं पूछ लेता था, काफ़ी सारी चीज़ ठीक हो गए, पर कुछ चीज़ों उस वक्त नेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो कुछ भी गलती, अमिताभ मलिक डंडा मारती थी इंडियन एक्सप्रेस रिव्यूज में, लेटर्स टू द एडिटर, ऐसे कैसे कहा, ऐसे गलती होगा, बिकॉज यू नो दैट डिग्री ऑफ रिसर्च नेवर वेंट टू इट। सेकंड टाइम वी टुक इट, जवाब गलत हो जाते थे क्या कुछ? हाँ, या कुछ उच्चारण कुछ और था, कुछ ये था वो था, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो पहले सीजन में, सेकंड सीजन वी टुक इट ओवर, और उन दिनों इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, तो रिसर्च कैसे करें, और गलतियां निकलती थी फ्रॉम थिंग्स दैट वर पिक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, थिंग्स वर देयर इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। दोज आर द काइंड, यू टेक इट, यू थिंक दैट यू बिलीव इट्स गॉड्स ट्रूथ बिकॉज इट्स इन प्रिंट। फिर बाद में पता चलता है कि भाई ऑन एन एवरेज डे अखबार में 100 ऐसे इनएक्यूरेसीज हो सकते हैं, गलतियां हो सकती है। टेक्स्ट बुक्स में भी तो यू नो देयर कुड बी लॉट ऑफ एरर्स, एंड यू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड थिंग्स दैट यू सेड, सो वी टुक ओवर। एंड उन दिन माय गॉड, रिसर्च टीम को ओरिएंट कराना और किस तरह से इंटरेस्ट, बिकॉज सवाल बनाने में तो थोड़ा सा साइंस होता है, वेरासिटी, रिसर्च, और थोड़ा सा आर्ट, इमेजिनेशन, कैसे अपील करे, कैसे इंटरेस्ट करे किसी को इन द क्वेश्चन। तो एक तो टीम को ओरिएंट कराना होता है, और दूसरा उन दिनों यू हैव टू गेट परमिशन टू गो टू सर्टेन लाइब्रेरीज, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी, रेफरेंस सेक्शन पे जाके वो लोगों को मेंबरशिप दिलाना, उनको अपील करना, क्योंकि हमने एक नेशनल प्रोग्राम किया था, वेल रिसीव हुआ था, वो बोलते थे चलो सीरियस ही होगा, अच्छा होगा, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इन लोगों को ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट्स गिव देम परमिशन। तो उस तरह से हम यू नो वी यूज्ड टू पुट टुगेदर अ रिसर्च, एंड दैट इज ऑफ कोर्स डेवलप्ड ओवर द ईयर। अब तो उल्टा ही हो गया, अब तो फिंगर टिप्स में सारा दुनिया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आ गया है, और उसमें इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, इतना प्रोपेगेंडा है, इतना गड़बड़ है, तो नाउ द नेविगेशन इज बिकम डिफरेंट, but the research remains a challenge and is interesting, and we never had the conveniences though. उस वक्त immediately you can check something, and if you know how to look, तो सही चीज़ सही तरीके से निकाल सकते हैं, by and large. That is what it is now. तो we went on अलग अलग प्रोग्राम, अलग फॉर्मेट, अलग प्रोडक्शन, पर हमने बहुत अलग किस्म के भी प्रोग्राम किए हैं क्विज के अलावा, और कुछ बहुत अच्छे चले। एंड जैसे मंच मसाला करके हमने एक प्रोग्राम किया था, रवि बसवानी होस्ट करता था, उसमें एक छोटा सा ग्रुप था, उसमें मनोज पावा जैसे थे, और सीमा भार्गव थी, और सौरभ शुक्ला, और राजेश जैस, और बहुत अच्छे अच्छे। तो वहाँ पे क्या हुआ करता था कि ऑडियंस सजेशन करते थे और तुरंत वहीं पे इम्प्रोवाइज करते थे। इट वॉज अ इम्प्रोवाइजेशन थिएटर प्रोग्राम, कॉमेडी एंड सैटायर ओरिएंटेड।
एक हमने लाइफस्टाइल मैगजीन किया इंडिया टुडे ग्रुप के साथ कॉल्ड स्टाइल टुडे एट द सेम टाइम एज मंच मसाला. वो BBC liked it so much they bought it and telecast it on BBC there, you know, for their domestic audience. फिर हमने करंट अफेयर्स प्रोग्राम किए वीर सांघवी साथ 2 साल के लिए क्वेश्चन ऑफ आंसर्स. It was the first program we had studio polling and very 4 completely different opinions. And we used to have the doyens of parliament and in public life at that time on the programs. First program, I think, which had a sitting prime minister participate in a debate. I.K. Gujral, here. We shot it at Lakshmi Studios, I think it was. So he came in a chopper to APJ. ये फिल्म सिटी में था. हाँ जी. And Lakshmi Studio जब मैं he was on the program. Chidambaram was on the ध्वस्त हो रहा था program. वो. Chidambaram was on the program. He was also minister. So there was a discussion on the whole. 1997, 98. This was yeah, that's right. Around that time, 98. Question of answer. 2 साल के लिए चला. That was it used to come on Star. At that time, Star Plus. It used to come on that program, half an hour program. It used to do very well. Big fight वगैरह बाद में आया. और मैं कभी लड़ाई झगड़ा में one of our first discussions with Veer Sanghvi was, I do not want heat, I want light. So let's research it, let's find out, let good articulate people come on it, let people hear different points of view. और हम क्या करते थे? Before the program began, we used to poll the audience on the key aspects. And then we used to see how it shifted through the program. By force of argument and whatever, how people could change, and we did it like that. We also used the poll for other things, for opinions and things, and wonderful subjects. I think it's one of the first programs where a just retired general effectively said that we had the nuclear option. It was before Pokhran 2. So it was, so all that happened. Sorry? This was General Sundarji. Wow. So effectively. So it was a very good, and Veer was a very good host. Audience was very lively, studio audience, and it was a current affairs show, but it was researched and we really enjoyed. It ran for almost 1.5 years, 2 years. मैं अभी थोड़ा वहाँ अटक गया हूँ because जनरल सुंदर जी बहुत कमाल का कैरेक्टर हैं. Yeah, and he was a brilliant. जनरल मानिक शाह पे जितनी बात होती है, ऑपरेशन ब्रॉस्टैक and the way he led Indian Army in late 80s, मेघदूत. Yes, that's right. And he was a very articulate and regarded as very brilliant general. Yes. And he used to speak also very well. So on that program he had fantastic. Narendra Modi ji आए हुए हैं 2-3 बार at that time. Of course, that time he was mainly RSS functionary, but he came onto the program and debated. So we've had very interesting people coming on the program throughout. And learn to, and they were so what was different your first impression in the room. him? उनको जो कमरा में बैठते थे अंदर डिबेट के पहले और बाहर वो अलग ही थे. वहाँ पे वो सोमनाथ चैटर्जी एक कोने में हुआ करते थे, अडवाणी जी कहीं और, कोई और, वो बातचीत वो क्रिकेट के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में. अंदर गए थे, इट वाज शार्प डिबेट, sort of completely opposed, क्या बोल रहे नहीं बोल रहे. It was a different kind of parliamentary, sort of, it was an education for us also, They had a lot of them, most of them had very good relationship outside, ये हम अपने दर्शकों को भी कई दफ़ा बताते हैं कि ये जो आप अपनी टीवी की स्क्रीन पर लोगों को एक दूसरे के ऊपर चीखते बहस करते देखते हैं, ये ड्राइंग रूम में कुछ इतर होते हैं जब वो मिलते हैं. वहाँ पे हमने उनको we never encourage चीखना चिल्लाना. वो बाद में हुआ, in the sense of what it is. Now they engineer street fights. और कुछ प्रोग्राम तो मैं पहले के बताया कि you take this side. तो बीच में मुझे पूछा गया कि why did you do that? ऐसे क्योंकि आपने कहा so you take a fight, street fight. What was your first impression of Narendra Modi? At that time, he was not the persona we see now, which is more withdrawn, serious. Nobody chats freely with him, and we haven't seen him on a press conference, for instance, that kind of chat. At that time, he was very approachable. He spoke very differently. Some of those programs are there, I think. I think they ran it on their hard drive, so it was very different. But we never had that much to do with it. We used to just facilitate the recording and the briefing and things like that, and we went on. So a lot of very interesting people that we met at that time. And then Kaun Banega Crorepati happened. And then Kaun Banega and changed our lives completely. Your life, TV industry's life, Amitabh Bachchan's life, the whole scenario. And complete transformation, and it came out of the blue. Because उस वक्त globally it was making big waves. Who Wants to Be a Millionaire? That was the original British format. Company called Celador. और
स्टार प्लस कई सालों से यहाँ पे थे, दे हैड देयर डिफरेंट बैटल्स, वो डिस्टेंट नंबर 3 थे, वो इंडियन मार्केट को क्रैक नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज वन। ऑल्सो उनके साथ जी के साथ उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग था कि वो दिन में इतना ही हिंदी प्रोग्राम कर सकते थे, 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा कुछ था। रियली? तो जुलाई 3rd 2000 जब हुआ, दैट इज व्हेन द सेपरेशन आल्सो हैपेंड, वेयर दे वर फ्री टू डू दिस, टू डू हिंदी प्रोग्राम्स। तो देयर ब्रह्मास्त्र वाज कौन बनेगा करोड़पति with a 1 crore jackpot and Amitabh Bachchan. Sameer Nair, who was sort of spearheading it, that time he was program head. तो उसने मुझे बताया, Sid, that time front page ads were not so common, He said, हाँ अच्छा, मुझे रिमाइंडर दिया गया कि हिंदी बोलो। तो उस वक्त मुझे बताया गया कि थिंक इंडिया पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल, तब T20 नहीं हुआ था, आई सेड ओके, थिंक वर्ल्ड कप फाइनल, थिंक फ्रंट पेज होल पेज एडवर्टाइजिंग, अब बताओ। और पहले बार उसने जब बताया कि उन्होंने कहा किसको होस्ट करना चाहे, सिर्फ काफ़ी सारे मन में आ रहे हैं, हम ऑडिशन करेंगे, व्हाट अबाउट अमिताभ बच्चन? माय जॉ वेल, आई सेड if you can persuade him, he'll be fantastic. Because उनका personality is a great fit. Gravitas, bilingual elegance, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और एक at that time all India sort of icons, एक सचिन तेंदुलकर था, एक अमिताभ बच्चन था, बहुत कम थे उस वक्त। तो मैंने कहा अगर persuade कर सकते हो, I think it'd be great, but मेरे मन में हो रहा था टेलीविजन, मल्टी कैमरा, क्यूज, कौन समझाएगा, और मेगा स्टार के साथ सारे जो आसपास होते हैं, प्रोडक्शन वाले, मार्केटिंग वाले, ब्रॉडकास्टर वाले, तो वो तो जो कुछ भी करते कहते हैं उसका फॉर्मेट है, बड़ा प्रिसिशन फॉर्मेट है, किस तरह से समझाएंगे, क्या करेंगे। दोज़ आर माय डाउट्स। 3 महीने लगे उनको परसुएट करने के लिए। फिर अमित जी ने कहा कि और डिटेल में बताइए कैसे किया गया परसुएट? मैं उसका हिस्सा नहीं था, वो समीर और उसके सुनील दोषी थे, जो वो ABCL में थे, मैनेजर, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ जी। तो और उनके आसपास के जो परिवार के लोग थे, दोस्त लोग थे, इंडस्ट्री के लोग थे, सब बोल रहे थे कि टेलीविजन पे ना करो, छोटे पर्दे पे आप छोटे हो जाओगे, मत करो, ये बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाएगा आपका, वगैरह वगैरह। बट वो टेम्पटेड थे, पार्टली पॉसिबली उन्होंने बोला है बाद में रिकॉर्ड पे, पार्टली फाइनेंशियली, फॉर अदर रीजंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस कंपनी वाज इन मैस, इट्स इन द पब्लिक डोमेन, जो कुछ भी था। पर मुझे आई डोंट नो मच ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। मुझे इतना ही पता है कि 3 महीना बाद मुझे समीर ने बोला वी आर गोइंग टू लंदन। आई सेड व्हाट्स हैपनिंग? इसलिए उन्होंने कहा है मैं वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग देखने चाहता हूँ, और फिर मैं तय करूँगा कि मैं करने चाहता हूँ कि नहीं। तो पहले बार मैं सेंट जेम्स कोर्ट होटल के सामने, बहुत हवा चल रहा था, इट वॉज कोल्ड, इट वॉज मार्च आई थिंक, एंड वहाँ पे अमित जी से मिले, एंड अजिता भी वहाँ पे मिलने आए थे, एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हिम। पहली मुलाकात थी? फर्स्ट मीटिंग। उससे पहले कभी आप अमिताभ बच्चन से नहीं मिले? कभी नहीं, तभी मिले, एंड ही वाज रिजर्व्ड एज ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस वक्त गए, वो वहाँ के प्रोड्यूसर से मिले, और हम रिकॉर्डिंग देखने गए। वो क्रिस टैनेंट जो वहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, इट वाज वेरी एक्साइटिंग राउंड एंड वेरी वेल डन, एंड वो रियल टाइम में करते हैं। तो अमित जी सीरियसली देखे, नोबडी कुड रीड हिज माइंड। नेक्स्ट डे हमारे कमरे, मैं और दीपक सहगल, वी वर शेयरिंग अ स्वीट एट सेंट जेम्स कोर्ट, एंड हमारे वहाँ पे बैठक हुआ, और उन्होंने उनसे पूछा कि हांगकांग से उनके ऑफिशियल्स आए थे, समीर था, सब कुछ थे, स्टार नेटवर्क के। हाँ जी, और क्या कि व्हाट डू यू थिंक? उन्होंने कहा अगर आप जिस तरह से ये करते हैं एग्जैक्टली उस तरह से अगर कर पाओ, उसी डिसिप्लिन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, तो वी कैन थिंक अबाउट इट। तो टेनिस मैच के जैसे सब हमारे तरफ देखे, और हमने उसके पहले लो बजट पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के प्रोग्राम बनाते थे, मास्टरमाइंड कर रहे थे उस वक्त, पहले सीजन शुरू हुआ था,
or we used to do it as well as possible, but that, and you're thinking, how are you going to do it? And this technology, sort of that time Technocrane use करते थे, जो बाद में Jib is not as much as Technocrane, but हुआ intelligent lights, और उसी में वगैरह किस तरह से करेंगे. तो मेरी तरफ देखे, मैंने कहा था मुझे साधन दे दो, give me the resources and we'll do it. We'll make it work. Then they said और कुछ. He said सब यूनिफॉर्म में थे. हालांकि यूनिफॉर्म नहीं था वहाँ पे. फैशन चलता है कि एक साल हर कोई आपके जैसे टर्कोइस पहन रहा है या तो पिंक पहन रहे हैं, नेक्स्ट सीजन कुछ और बदल जाता है. उस साल काला था. एवरीबडी इन द स्टूडियो एंड इट्स डार्क, सो यू डोंट वेयर कलर रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स. वहाँ पे लाइटिंग था, सब काला पहने थे. मुझे यूनिफॉर्म चाहिए. सब मेरी तरफ देखे. आई सेड गिव मी द यूनिफॉर्म्स, वी विल रन यूनिफॉर्म्स, नो प्रॉब्लम्स. ही सेड यस. Then the first thing we did was we recorded that first promo. पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कुछ लोगों को याद है. और उसके लाइंस, क्योंकि वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट राइटर वगैरह नहीं था, एवरीबडी इज जैमिंग, खुद लिखे. आप वहाँ, मैं यहाँ, हमारे बीच 15 सवाल और आप बन सकते हैं करोड़पति. और मैं डायरेक्ट किया वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि क्या किस तरह से करेंगे. और हमने कहा वो धुक 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 उसको बजाओ, जिब अंदर जाएगा, उनका आवाज़ वहाँ पे गूंजेगा, उसको हम उस तरह से रिकॉर्ड करेंगे. तो वहाँ के एक देयर वाज लेडी हु वाज अ फ्लोर मैनेजर, वो बातचीत सुन रहे थे बाकी लोग की, कौन सा स्टूडियो बॉम्बे में, एयर कंडीशन कहाँ पे मिलेगा यार, ये वगैरह वगैरह वो सुन रहे थे. एक स्टेटमेंट उन्होंने की अमित जी के बारे में. ही सेड विद अ वॉइस लाइक दैट, हु नीड्स अ स्टूडियो, जस्ट गो विद इट. तो इट वाज, वी रिकॉर्डेड दैट फर्स्ट एवर प्रोमो देयर इन लंदन. उसके बाद 3 महीने लगे उनको तैयार होने के लिए, और ही वांटेड टू परफेक्ट एवरीथिंग. एंड वो अभी तक जितने तैयारी 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम पे अभी भी करते हैं. हर प्रोग्राम सवेरे, प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के पहले, उसके पहले तो कुछ ज़्यादा ही वांटेड टू गुड एवरीथिंग. ये टेलीप्रॉम्प्टर क्या चीज़ है, और क्योंकि पहली मरतबा वो टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल कर रहे होंगे. यस एब्सोल्युटली यार. उनका नियर साइट फार साइट चश्मा नहीं पहनने चाह रहे थे पहली बार. तो मॉनिटर पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, उसके लिए कुछ. तो हम जानते नहीं, पहले जो सॉर्ट ऑफ रिहर्सल मॉक्स के लिए आते थे, हम कहते थे कि कहाँ पे होते जा रहे हैं. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की उनसे पूछ रहे थे, क्या मैं एक आंख में पास का पढ़ सकता हूँ, दूसरे में दूर का पढ़ सकता हूँ. ओह गॉड. हमें बाद में पता चला, हमने कहा कि हम एडजस्ट कर लें, उसको बड़ा कर देंगे. तो पहला मॉनिटर इतना बड़ा था जो सामने था उसको पढ़ने के लिए, और वो इतना दूर इतनी दूरी पे साफ तरीके से पढ़ने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. और उनका ये है, वो पिच परफेक्ट है. वो पसंद नहीं करते, एक बार जब स्टेज पे आते, यू हैव सीन इट एज एन एक्सपर्ट, वंस ही कम्स ऑन टू द फ्लोर, नो ही डजंट लाइक रीटेक्स, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. जो कि हमने काफ़ी सारे और एक्टर्स के साथ काम किए, और प्रोडक्शन यूनिट के साथ, वो टुकड़े 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 में रिकॉर्ड करते हैं. न्यूज़ में यू आर यूज्ड टू इट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. वो ऐसे, वो सिनेमा के जैसे करते हैं, वो सिनेमा समझते हैं. हम छोटे छोटे हिस्से में रिकॉर्ड करेंगे, बाद में एडिटिंग टेबल में जोड़ देना. कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है कि मेरे रिएक्शन अलग से लो, मैं हंसूंगा, मैं रोऊंगा, मैं ऐसे करूँगा, बाद में छोड़ देना. अभी जी ऐसे नहीं. ही मास्टर्ड इट, ही मास्टर्ड द गेम. जो कुछ भी लिखना था, जिस तरह से करना था, एंड ही डिड इट. एंड आई थिंक इट हैड दैट इम्पैक्ट, और उनको बहुत अच्छा लगा. पहले शो में थोड़ा सा रिजर्व थे, पहले सीजन में, हालांकि वो इम्पैक्ट सबको पता है. और in the life of a communicator, producer, director, it is once in a lifetime, It is. हर रास्ता खाली हो जाता था, रेस्टोरेंट्स खाली थे, और जब चलते थे हर घर से वही सुनते थे, टैंग 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 टैंग, वही सुना करते थे. एंड it was और वो आवाज़. So what an impact he had, and he loved it, and slowly he has thawed, he's warmed up through the show. He's opened up to people. Smiled more, mixed up more with people. Yes, in the beginning he used to say, यार इतना ही प्रोग्राम है, 10 ही लोग हैं. उस वक्त 10 लोगों के एक ही मौका मिलता था एक प्रोग्राम में. अगर प्रोग्राम खत्म तो दोबारा नो चांस ऑन द फास्टेस्ट फिंगर. अब 1 हफ्ते के लिए आते. तो उनको लगता था कि बातचीत करेंगे उनके ज़िंदगी भी, व्यक्तिगत बातें के बारे में, कि कि ठीक नहीं है, फेयर नहीं है, कि कि लेट्स गेट ऑन विद द गेम, जीतना है, हारना है, लेट्स फिनिश ऑफ विद इट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. और वो भी खुद रिजर्व थे कि मेरे में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए. सवाल तो उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं. एज वन ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट वन ऑफ हिज फिल्म्स, एब्सोल्युटली नो. और पर्सनल बातें वो नहीं करते थे. अभी नाउ ही इज वार्म, बिकॉज वर्ल्ड वाइड, स्पेशली आफ्टर द ग्लोबल मेल्टडाउन,
it became the story of the underdog. Or it was the human story playing out through the game. Yes. So he warmed to it and he mastered it. And he really started loving meeting people from all walks of life. कहाँ से आते हैं, जो जगहों का नाम और आप और हम कभी सुने नहीं ना हो, और जिस तरह से उनका पेशा होता है, जिस तरह से काम, जिस तरह के उनका ज़िंदगी होता है, वो पहले बार वो प्रोग्राम पे पता चलता है कि क्या है नहीं है. Huge challenge for the team also, because you have to create content which is for anybody. एक दादी माँ आ सकती है सोलन से, कहीं और से किसान लाटूर से, कहीं और से, कहीं हैदराबाद से कोई और, उड़ीसा कुछ और, भाषा भी अलग, एजुकेशन भी अलग, बैकग्राउंड की अलग. तो डेटाबेस बहुत माने बड़ा बनाना पड़ता है कि उड़ीसा के माइंडसेट जो यूनिवर्स है उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या जान सकते हैं. और हमारे देश में वी आर मोर ऑफ अ कॉन्टिनेंट देन अ कंट्री, यू नो. जी बिल्कुल. अब किसी आसामी के बोले कि अच्छा आप किसी गुजराती लेखक के नाम ले सकते हैं, या उल्टा गुजराती को पूछे कि आसामी कोई लेखक के नाम बताएं या फिल्म के बारे में वगैरह, कौन क्या बताएगा. यू नो, पैन इंडियन मटेरियल बहुत कम होता है जी, यू नो. एंड सो उसको मास्टर करना और उसको इंटरेस्टिंग करना काफ़ी चैलेंज रहा है. पर टीम डिड अ ग्रेट जॉब, बिकॉज लोग बोलते हैं ना कि केबीसी हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु डिड इट. अमित जी प्लेज अ ह्यूज रोल. बट अंग्रेजी में कहावत है, इट टेक्स अ विलेज. बहुत सारे लोगों का हिस्सा था. हमारा यूनिट होता था 300-350 लोगों का, और उस वक्त अनीता पूरा संभालती थी बैक एंड लॉजिस्टिक्स, और हमारा सारी टीम, कंटेंट टीम दिल्ली में हुआ करता था, उनको पूरा संभालना. हमारा एक कलीग था करुण प्रभाकर, वो भी हमारे सिनर्जी कंपनी के डायरेक्टर थे. पूरा प्रोडक्शन ऑपरेशंस वो संभालता था. और साथ में जो मिलजुल के हमने किया, एक साथ किया. ब्रॉडकास्टर ने बहुत बड़ा रोल they played. Who had the guts to say we will give out every time कोई hot seat पे बैठा है 1 करोड़ से जा सकता है ना, theoretically. तो they had Murdoch said that figure. जब वो कर रहे थे प्रोग्राम, एक मीटिंग हुआ करता, तो वो किताब लिखी है on the star story. तो एक मीटिंग थे, वो नंबर 3 थे, तो किस तरह से हम कुछ कर सकते हैं इसमें. और उसने बोला प्राइस क्या रखा है. किसी ने बोला 1 लाख. रूपर्ट मर्डॉक खुद थे. उसने कहा हाउ मच इज दैट इन डॉलर्स, इतना. ऐसे ना कंपेटिटिव विल गेट देयर. उसने बोला 10 लाख. वो कितना है? उन्होंने इतने ही लोग हो सकते हैं. फाइनली उन्होंने बोले 1 करोड़. कितना है? सर दैट साउंड्स राइट, 1 करोड़. कौन बनेगा करोड़पति? और करोड़पति वहीं से आया. और वो सेल्स वाले और जिनको रेवेन्यू करना था उसको मिलने के लिए वो सफेद हो गए. कहाँ से आने वाले, किस तरह से. बट द शो क्रिएटेड हिस्ट्री, बट ऑल्सो स्टार्स फॉर्च्यून्स. विद इन वीक्स दे बिकेम नंबर 1. Changed for. Yeah, so it it did history for a lot of people. A lot of people's careers changed. हमारे लिए भी it was a big thing to do. और उसके बाद हमने अलग प्रोग्राम भी किए. हमने झलक दिखला जा का पहले 2 सीज़न हमने किया. इंडियाज़ गॉट टैलेंट के पहले 2 सीज़न हमने किए. आपकी कचेरी जैसे प्रोग्राम किया किरण बेदी के साथ होता. और पहले बार ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल. वहीं पे आधे घंटे में एक डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट्स नॉट क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, उसको किस तरह से सुलझाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड इक्विटी. तो उसे उस साल हम एक प्रोग्राम कर रहे थे शाहरुख के साथ, एक सलमान के साथ. सबसे ज़्यादा रेटिंग और पॉपुलैरिटी आपकी कचेरी का था उस साल. ह्यूमन इंटरेस्ट, बिकॉज इट वाज घर घर की कहानी. पर लोगों को पता नहीं होता कि कि व्हाट आर द लॉज इन मेनी रिस्पेक्ट्स. कोई बेटा बोलता था ये मेरा हक है, उसको बताते थे बच्चू कानून में ये हक होता है और तुम्हारे जो ड्यूटीज है विद द पेरेंट्स ये है कानून के मुताबिक. अब बताओ, अब सुलझाया जाए, कुछ समझाता किया जाए, क्या किया जाए. और इन दैट केस मैरिटल डिस्प्यूट्स, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, इट वर्क वेरी वेल. वो क्या सच का सामना हुआ. अलग अलग हमने साइंस प्रोग्राम की, यूरेका करके बच्चों के लिए प्रोग्राम किया. तो अलग अलग प्रोग्राम किए, एंजॉयड मेकिंग देम. और फिर अलग अलग भाषाओं में करने लगे, which was good. केबीसी की भाषा को लेकर भी बहुत चर्चा होती है. मतलब वो हिंदी के मुहावरों का हिस्सा बन गई वो भाषा. मतलब ये पहले किसी ने सोचा नहीं था कि कंप्यूटर को जी कह के संबोधित किया जा सकता है. तो वो लिखाई के प्रोसेस में कौन कौन शामिल था?
कुछ तो अमित जी ने खुद, क्योंकि कंप्यूटर जी शायद उन्होंने ही सॉर्ट ऑफ बात जब मॉक कर रहे थे उनसे ये निकल आया। कुछ चीज़ से उन्होंने किया, वो अब इसको मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है उन्होंने किया या हमारे जो राहुल देव तेलंग, आर डी तेलंग, वेरी फाइन राइटर, उसने किया, वट एवर इट इज़। मुझे जो हिंदी बोलते अमिताभ जी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, यू नो, आई रियली लव द साउंड ऑफ इट, द म्यूजिक ऑफ इट, और he speaks English beautifully too, but I love the sound and a lot of people like it. We used to get calls, पहले शो में अलग अलग लोगों के कॉल्स आते थे कि हमें बच्चों को बताते हैं कि देखो जो सोचते हैं कि हिंदू इज़ नॉट कूल, और यू नो इसमें क्या है, यू नो सॉर्ट ऑफ फिल्मी या यू नो रास्ते का हिंदी वगैरह, ये सुनो वगैरह। कुछ लोग बोलते थे हम बच्चों को तमीज़ सिखाते हैं, बताते कि इस तरह से होता है, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ म्यूजिकल, हाउ रिच इट इज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। A lot of that credit goes to Amit ji, a lot of that to R.D. Telang, who remained the writer till last year, who was, you know, used to come up with these things. और पहले वाले हम उसको, अमित जी चाह रहे थे कि शुरू में एक थॉट करके करें, हम उनको प्रवचन बुलाने लगे। In the beginning, he used to talk about some bit of pop philosophy or pop moral in the beginning. So that he used to particularly do, and R.D. used to write it. But the शो कभी स्क्रिप्ट नहीं हुआ बिगिनिंग से एंड। इट वाज, यू नो, सॉर्ट ऑफ जस्ट द ओपनिंग्स वर रिटन, सम ऑफ द मैसेजेस, समटाइम्स क्लोजिंग्स, द रेस्ट इज अमिताभ जी ऑन हिज ओन एंड फिगर्स इट आउट, एंड ही कैन मैनेज इट। मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड एक्टर्स हु बिकम एंकर्स कांट, दे नीड मच मोर सपोर्ट। कान में बताते हैं एक लाइन करके, या तो यू नो लिखा जाता है, बताया जाता है, उस तरह से, तो उस तरह से करते हैं। And how was it with Shah Rukh Khan? He hosted one season, I believe. कौन बनेगा करोड़पति? शाहरुख के साथ हमने 3 शोज किए हैं, एक केबीसी का सीजन, एक शो था पांचवी पास से तेज, क्या पांचवी पास से तेज है, और तीसरा शो हमने उसका नाम था इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, जब एंड टेलीविजन चैनल शुरू हुआ था। शाहरुख हमारे ग्रुप के 10 साल जूनियर थे, थिएटर एक्शन ग्रुप, बैरी जॉन वाला, बस जूनियर था। साथ हमने कभी प्ले एक्ट नहीं किया, पर वो ग्रुप को म्यूचुअल फ्रेंड्स और मिला था मैं पहले। वर्किंग विथ हिम इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम अमित जी। मैं एनालॉजी देता हूँ, अमित जी इज लाइक द स्टूडेंट हु सिट्स इन द फर्स्ट रो इन क्लास। ही वांट्स टू नो एवरीथिंग, कब क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, अच्छा वो वहाँ पे बैठेगा, ये करेगा, तब ये होगा, ऐसा होगा, इनका बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह। शाहरुख वो है जो पीछे बैठता है, लगता है कि सुन नहीं रहा, और वो स्पंज के जैसे ही सोकिंग इट ऑल इन एंड ही जस्ट गेट्स इट। आई हैव सीन हिम वेयर ही इज कम, यू नो, टिपिकली आवर्स लेट फॉर अ प्रेस एंड सॉर्ट ऑफ, यू नो, गेम और समथिंग लाइक दैट, एंड उसको ब्रीफ किया जा रहा है, जब अंदर आ रहा है ठक 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 ठक, एंड ही डज इट, and there's a whole dance figured out, he's never seen it before, और वो बोलता है अच्छा चलो ऐसे ऐसे ऐसे, he does it beautifully, he'll come on an aerial drop, he'll do this, he'll do that, he'll run the game, he'll have them eating out his hands. He's very he doesn't mind retakes, but he can take it through from beginning to it, and he plays with great intelligence, but people always measure him on KBC, वो तुलना करते हैं अमित जी के साथ, and that I think is wrong. आप लोगों के लिए लेकिन बड़ा चैलेंज रहा होगा रिप्लेसिंग अमिताभ बच्चन। यू नो, लोग बोलते हैं उस वक्त पर, यू नो, रेटिंग सिस्टम बदल गया था, तो पहले 2 सीजन्स के साथ थर्ड सीजन इतना रेटिंग्स नहीं था, और उस वक्त के लिए कि काफ़ी अच्छे रेटिंग्स थे, 10, 12 वगैरह। हालांकि जो मेट्रिक था वो बदल गया था, मेजरमेंट सिस्टम, पर वो अलग थे, यू नो, अलग टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़। एटीट्यूड के हिसाब से लोग अमित जी के पास आते थे घुटनों पे, यू नो, और शाहरुख को खुले आम के साथ, यू नो, दैट वाज द एटीट्यूड। they would sort of, you know, embrace him and they would take him like that. वो यंग पीपल के साथ काफ़ी पॉपुलर रहे, लेडीज़ के साथ बहुत पॉपुलर रहे. दैट वाज हिज ऑडियंस, यू नो. परहैप्स नॉट द सेम ऑडियंस, फैमिली ऑडियंस जो अदरवाइज एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट एनीवे वो किए, एंड आई थिंक उन्होंने जो कुछ भी ट्राई किया हमारे साथ, ही हैज़ ग्रेट फन वर्किंग.
कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। अमिताभ जी बहुत मेथोडिकल, बहुत, वो 9 बजे आते हैं, 6 बजे 7 बजे तक 2 प्रोग्राम खत्म करके होम। शाहरुख इज जस्ट he thinks on his feet and very witty naturally. Script also, वो बहुत कम लोग हैं, मैं आपको बता सकता हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो देवनागरी में पढ़ते हैं उन लोगों में से खुद लिखता है। शाहरुख देवनागरी में पढ़ते हैं और लिखता भी है, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन लिखता था वगैरह वगैरह, नॉट ओनली ऑन अ स्क्रिप्ट राइटर, ही यूज्ड टू डू सम ऑफ हिज ओन मटेरियल, ही यूज्ड टू राइट इट, पोएम्स, दिस दैट एवरीथिंग, बिकॉज ही डज, मेरे ख्याल में सोते हैं कुछ 5 बजे 6 बजे, तब तक वो पढ़ते हैं, लिखता है, पता नहीं क्या क्या करता है। पर he was very quick on getting it, like a sponge. He used to soak things in, and he didn't mind, like I said, retake करना, दोबारा करना वगैरह वगैरह। पर it was a different experience, और मुझे always बड़ा मजा आया शाहरुख के साथ काम करके। क्लियरली जब आप जवाब दे रहे थे तो एकदम से आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। तो अलग है इसलिए। व्हाट अबाउट सलमान खान? सलमान का ऑडियंस के साथ अलग ही कनेक्ट है, क्योंकि लोगों के साथ उसका बड़ा कनेक्ट है। हमने जब 10 कदम किया, पहले बार उस तरह के प्रोग्राम कर रहे थे, तो सलमान, ही इज नॉट कंफर्टेबल विद टेलीप्रॉम्प्टर, वो ही डजंट लाइक मेमोराइजिंग। ही जो सामने आया, जो थोड़ा बहुत जो कहना पड़ता है उसको बता के वो कर लेता है, बाकी वो जो कनेक्शन है, एंड ही इज जेन्युइनली कंफर्टेबल, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, सब्जी वाली हो, पान वाला हो, कोई बड़ा शख्स हो, सेलिब्रिटी हो, वो अपना एंड आई थिंक द जेन्युइननेस कम्स थ्रू। और 10 के पहले 2 सीजन हमने किए थे, तीसरा हमने नहीं किया था, जो हाल ही कुछ साल पहले हुआ था, पर वो पहले 2 सीजन में उसका चेहरा ही, उसका जो इमेज है पब्लिक में बिल्कुल बदल गया। उसके पहले बिल्कुल बैड बॉय इमेज था। उसके बाद उन्होंने देखा, और क्योंकि सलमान, हमारा जो इंटरेक्शन रहा उसके साथ, वो बड़ा दिलदार आदमी है, ही रियली टेक्स केयर, वो 1 बेडरूम फ्लैट में गैलेक्सी में रहता है, और अगर आप वहाँ पे जाते भी हो, उसको रिमेंबर है, ये सेड इसके लिए ये तैयार करो, इसके लिए वो तैयार करो, ये खाना करो। हमने पहले जो मॉक किया था उसके भाई के ऑफिस में, सोहेल के ऑफिस में हमने मॉक किया था 10 का, तो उसने कहा तुम करके दिखाओ, तो हमने किया, ही से वाह फैंटास्टिक, इसके साथ करेंगे वगैरह वगैरह। तो यूनिट के साथ मैं ले रहा था, ये कहाँ जा रहे हैं, देर हुआ था रात को 10-11 बजे बोले, अच्छा वो लकी बिरयानी वगैरह था, तो वो बंदोबस्त कर लेंगे हम। सलमान नो, सबको घर बुलाया, जो सॉर्ट ऑफ कैमरा असिस्टेंट था, जो साउंड असिस्टेंट था, रिकॉर्डिंग किया, उसने घर में उसी छोटे जगह में सबके लिए खाना खिलाओ बढ़ाओ। उसका एटीट्यूड उस तरह के आदमी है, तो उसका कनेक्शन ही कुछ और है। टेलीविजन पे मेरे ख्याल में पीपल एक्सेप्ट हिम लाइक दैट, तो उसका लॉन्जेविटी काफ़ी लंबा रहा है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सॉर्ट ऑफ करियर्स ऑन टेलीविजन जो किया है। हालांकि वो प्रोग्राम में देखता नहीं हूँ, मेरे टाइप ऑफ प्रोग्राम नहीं है, बट ही इज बीन वेरी पॉपुलर ऑन दैट शो। You're talking about Big Boss? जी जी जी, और इट्स गोइंग ऑन स्टिल एवरी ईयर। एक आपकी खराब मेमोरी भी जुड़ी है बिग बॉस से। मैं कभी गया नहीं हूँ शूट पे, पर लोगों का, One of your very close colleague, he switched, started working for this program, you didn't like it. What was his name? Rakesh? Oh, Rakesh Srivastava. No, not because it was Big Boss. राकेश रिसर्च पे काम कर रहा था, पता नहीं उसके बारे में बोलना चाहिए था। वो रिसर्च ही वो रिसर्च हेड कर रहा था, हमारा कोऑर्डिनेटर, तो दिल्ली से। तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आई फाइंड दैट ही जॉइंड a company which produces so and so, but I hold no grudge against that. People have to move on in our industry, people move from one thing to the other. Big Boss and वो कंपनी ने बाद में किया, पर हमें पता ही नहीं चला कहाँ पे गायब हो गया। और उसके बाद बाकी लोगों के साथ, maybe because of what he said when he was leaving, कि whatever, because he was a very shy, quiet boy. Commercial pilot भी था जमशेदपुर से, and he was a fantastic worker and mind, very diligent. पर perhaps बोल नहीं पाया कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। So that's the only peeve. I have no issue about anybody leaving and going anywhere. I have no problems. Before I move to my colleagues, आपने 3 बड़े स्टार्स को डायरेक्ट किया, अमिताभ बच्चन,
शाहरुख खान एंड सलमान खान। मैं जल्दी से एक लिस्ट बता दूं। हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा, सौरव गांगुली, चिरंजीवी, ये जो रीजनल है केबीसी बना, नागार्जुना, केबीसी और प्रोग्राम भी हमने किया। सूर्या, अरविंद स्वामी, प्रकाश राज, सुरेश गोपी, पुनीत राजकुमार, सचिन खेडेकर, रितेश देशमुख। कश्मीरी में लास्ट केबीसी हमने कश्मीरी में की, दूरदर्शन 8 बजे रात को, ये एब्रोगेशन के पहले। इट रैन कंटिन्यूसली 60 दिन के लिए, इंक्लूडिंग रमजान के वक्त। Who was the anchor? रईस मोहिद्दीन, एंड ही वाज बहुत ही अच्छा। ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, रेडियो आर्टिस्ट, यंग, वेरी गुड। Life, I believe, used to come to a standstill in Srinagar when it came. Very happy. That was Anita's baby. खुद कश्मीरी है और मैं उस वक्त मेरा नी ऑपरेशन ख़राब हो गया था, तो मैं घर पे पड़ा हुआ था, तो बातचीत तो करता था एंड आई टू रिमोटली जो कुछ भी था, बट उस शो को संभाली अनीता जी यहीं पे, एंड दैट इज दूरदर्शन प्रोडक्शन। दे वांटेड टू डू इट फॉर एन आउटरीच, डीडी कशीर पे, और यहीं पे रिकॉर्ड करते थे पास ही में, फिल्म सिटी में। और दैट वाज द लास्ट केबीसी लैंग्वेज वर्जन दैट यू नो। उसके बाद हिंदी में तो मैं कंसल्टेंट या फिर सलाहकार होके जाता था, पर बंद कर दिया लेकिन अब आपने। हाँ, मैं पिछले साल से यार 21 साल कर लिया। हमने सोचा कि goodbye to KBC. They said goodbye to me, I said goodbye to them. Maybe they thought, you know, so they needed to freshen things. I thought I told them before itself कि this is the last time, because I had outlived my utility for the show, you know. वो ठीक चल रहा था और हमारे ही प्रीवियस टीम के काफ़ी सारे लोग उसको चला रहे हैं अभी तक, and I think quite successfully, so I'm happy. और that was still 21. And again, हम सोनी के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। अपना नया प्रोजेक्ट जो है क्विजर ऑफ द ईयर कोटी, वो सोनी लिव पे है। इट्स एन ऐप एंड वी आर डूइंग इट इन पार्टनरशिप, सो वी आर वेरी हैप्पी। परफेक्ट जी, आप लोगों के सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। उनमें से एक चीज़ है सवाल कितने मुश्किल हैं या वो कितने इंटेंस हैं। जैसे कि मतलब साफ साफ पता लगता था, और सभी लोग जानते हैं कि पहले नंबर का जो सवाल होता था, कौन बनेगा करोड़पति की अगर बात करें, वो काफ़ी आसान होता था, और वो जैसे जैसे बढ़ता जाता था 14वां या 15वां नंबर का सवाल, वो बड़ा मुश्किल होता था। तो आप ये कैसे क्वांटिफाई करते थे कि हाँ ये मुश्किल सवाल है, कई लोगों से पूछ के, या क्या प्रोसेस होती थी सर? थैंक यू। ये एक्सपीरियंस से होता है, तजुर्बा से, और थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ता है, पर हम खुद सिर्फ नहीं करते। क्या करते हैं कि जब डेटाबेस बनाते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि एक हमें माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप किसी प्रांत के, कई जगह के क्या क्या हो सकता है, और उसको सोच के हम कंप्यूटर में डालते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम जो है, जो उनका जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर जो आता है वो कंपनी से, पहले सेलुलर था, अभी सोनी पिक्चर्स टेलीविज़न का है, लंदन में जो बेस्ड है, उनमें होता है कि आप अलग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो फीड करते हैं वो करते हैं कि ये 3 नंबर है या 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है वगैरह, उस तरह से हम फीड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब एक बार जो आता है, फिर उस जो स्टैक आता है उसको स्टैक बुलाते हैं, तो 15 सवालों का स्टैक, वो यू टेक अ कॉल ऑन दैट कि अच्छा ये ठीक है या ठीक नहीं है, और किस तरह से है। जैसे मैं बोल रहा था, अगर सोलन से कोई दादी माँ आई है और तो कोई क्रिकेट स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन थोड़ा सा ओवरराइड का रहता है कि कभी कभार बोलते हैं कि इसके नहीं करते हैं, पर अप टू अ पॉइंट। एक अंपायरिंग, स्ट्रिक्ट अंपायरिंग भी होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑडिटर मॉनिटर्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि इतना सो मच एट स्टेक, द मनीज आर सो लार्ज दैट कोई इसको हम बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो जो सेटिंग जो होता है, पार्टली थ्रू एक्सपीरियंस, जब हम सेट कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ये ठीक है, और यू नो सब्जेक्टिव तो होता ही है। मैं अगर आपको एक क्विक क्वेश्चन पूछ लूँ अभी, और पहले 1 to 5 क्वेश्चन, आप इसका जवाब दीजिए। हमारे पृथ्वी, धरती के सबसे पास तारा कौन सा है? सूरज। ही इज राइट। सो इट्स 1 to 5 फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। से पहले बार जब हमने लगाया उसमें प्रोग्राम में हमने किया, तो वो हांगकांग से वगैरह बोल रहे थे, सिद्धार्थ हाउ कैन यू आस्क दिस इन यू नो एट दिस लेवल एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमने कहते थे कि ये स्कूल की बात है, ये पहले चीज करते, द सन इज अ स्टार, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स, दिस इज आवर स्टार।
तो यू नो फॉर सम पीपल दे नो इट, सम पीपल डोंट. सो वो अनुमान की बात होती है कि क्या नहीं है वगैरह. सो यू नो यू सेट इट अकॉर्डिंगली एंड यू फिगर आउट कि दिस मे बी डिफिकल्ट, दिस मे नॉट बी डिफिकल्ट. एंड यू नो व्हाट दे से, देयर आर सिर्फ 2 किस्म के सवाल होते हैं. या easy if you know the answer, tough if you don't. You know, there are, at the end of the day it's just like that. तो ये अनुमान से होता है कि कहाँ पे सेट किस तरह से करें जब हम पहले बनाए रहे होते हैं. पर स्टैक जो होता है वो कंप्यूटराइज होता है. क्लिक मेक स्टैक आ गया. थोड़ा जैसे चैट जीपीटी होता है ना, तो उस तरह से वहाँ पे आ जाता है. फिर उसके बाद यू गो विथ इट. कभी कभार you can change it, one thing, 2 things, etc. Provided it's reasonable, provided it is not, there is a lots of people who monitor this process, provided it seems fair, then it can happen. सर एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन और है कि जैसे शुरुआत के जो 3-4 सवाल होते थे उसमें मैं कौन बनेगा करोड़पति को बहुत देखा करता था इससे. तो उसमें क्या होता था सर कि जैसे किसी का जॉब प्रोफाइल से जुड़े हुए सवाल होते थे या फिर वो किस क्षेत्र से आते हैं वो होते थे. अब फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में तो 10 ही लोग बैठे होते थे. किस तरीके से लिए जाते थे वो पहले के 3-4 सवाल सिलेक्शन के बारे में, जो पर्सन स्पेसिफिक हो जाते थे? सवाल के बारे में या सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं? सवाल कैसे? जी सवाल. देखिए जो होता है ना वहाँ पे, तो उस तरह से हमको एक आइडिया मिल जाता है और कि किस तरह से लोग आए वगैरह वगैरह, वो तो पता ही होता ही है. पर जो स्टैक आता है वो दैट इज इम्पार्शली मेड और वो कंप्यूटराइज होता है. जो वो फेंकता है उसके साथ हम जाते हैं. और हमको पता अगर होता है कि इस तरह के कोई शख्स आ भी सकता है, ये बैकग्राउंड है, इस शहर से है, नहीं है वगैरह वगैरह, तो पहले से हम क्वेश्चन बना के रखते हैं. कंप्यूटर अगर उसको सामने फेंका तो हम चलते हैं उसके साथ, वरना नहीं. सर आपने कहा कि वो कंप्यूटर वुड पिक अ स्टैक, पर वो स्टैक के लिए आपका इनपुट क्या होता था? मतलब डेटाबेस में एट एनी गिवन पॉइंट कितने सवाल आप इनपुट करके रखते थे? थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, हजारों सवाल. बट फिर आपको निकालना भी होता था ना पीरियोडिकली? नहीं, हर वक्त वो रहता है और उसके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, वो देखने के लिए, क्या करने के लिए, क्या है नहीं है. लास्ट मिनट चेक होता है क्योंकि वो ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है नहीं है. और पहले तो जैसे अगर होस्ट है उच्चारण के लिए वगैरह वगैरह, सवाल हम कभी नहीं होस्ट के साथ शेयर करते. पर बेग पार्डन, जवाब कभी नहीं बताते हैं कि क्या जवाब है नहीं है. अगर उनको वैसे पता है तो पता है, वरना बट सवाल पहले करते थे कि एक बार वो देख ले. अगर पूछते थे कि इसका उच्चारण कैसे हो सकता है, ये क्या चीज़ है, नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, शायद समझ में आया नहीं है, वी यूज्ड टू गो थ्रू दैट. बट इन द टॉप ऑफ द डे 10-15 स्टैक दिखा देते थे कि ये है. उनमें से कोई एक आता था, उस तरह से हम करते थे. उस वक्त जैसे होस्ट देखता है, अलग अलग लोग देखते हैं, ठीक है नहीं है क्या है. बिकॉज अ सिंगल स्लिप, लोग तो डिमांड्स, दे गो क्रेजी, or they go to court, or they go to this, or whatever it is. So very carefully sort of sift through, and every question goes through auditors to check that all processes have been followed, that it is being fed into the database confidentially, that it is not out. ये KBC के लिए, but that has stuck with us. अब हम हर प्रोग्राम के लिए उसी तरह से उसका सोर्सिंग करते हैं. और हर फैसेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ मेन जवाब नहीं, उसके चॉइसेस के बारे में भी, ये भी हो सकता है, इनके ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी किया नहीं किया, वो चेक करके दैट गोज थ्रू एन ऑडिटर प्रोसेस. द ऑडिटर्स दे डू बेटर देन द प्रोड्यूसर्स, इंसिडेंटली, इफ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द शो. और एक और सवाल था कि किसी को अगर गुड क्विज मास्टर, क्विज मिस्ट्रेस बनना हो तो क्या माइंड में रखना चाहिए? जैसे आपने पहले इनिशियली बता दिया था कि मॉड्यूलेशन, एक्टिंग वगैरह, बट और क्या? एक्टिंग नहीं, नॉट एक्टिंग. यू डोंट हैव टू एक्ट. नंबर 1, फॉर अ होस्ट यू हैव टू हैव अ नंबर ऑफ फीचर्स. One is fluency, command over the language. You have to be able to put your thoughts into words. एक empathy, warmth, एक लोगों के साथ वार्तालाप करना, एक समझना, किस तरह से करना, नहीं करना, किस तरह से करना, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंगली बताना. तो कंटेंट पे एक ग्रिप होना चाहिए और समझ होना चाहिए. कुछ लोग जिनका इतना एजुकेशन नहीं होगा वो स्ट्रगल करते हैं कि चीज़ क्या है, क्या पूछ रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आता, जवाब क्या है, किस तरह से बताएं नहीं बताएं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. और पर्सनैलिटी, आवाज़, एक्स फैक्टर, ये सब
तो आता ही आता है, और डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ शो। ये बिग टिकट शोज जो होते हैं ना, वो डी रिस्क करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट बाय गेटिंग अ बिग स्टार, कि उसे एडवर्टाइजिंग कुछ लॉक हो जाता है, कुछ सोचते हैं कि सैम्पलिंग हो जाएगा, इतने लोग तो देखेंगे ही देखेंगे क्योंकि स्टार है वगैरह वगैरह। पर ऐसे काफ़ी सारे स्टार्स हैं जो दे डोंट हैव द बैकग्राउंड नेसेसरली, और सिनेमा का एक्सपीरियंस है, टुकड़े टुकड़े में करेंगे, और भाषा पे इतना पकड़ नहीं है, सो दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। हेलो सर जी। जब केबीसी हम लोग देखते थे तो जब भी किसी व्यक्ति को सवाल नहीं पता होता था तो उसमें आप 4 लाइफलाइन होती थी कि 50-50 है ऑडियंस पूरे, तो वो पहले 3। अच्छा बाद में हो गए होंगे, तो उसका क्या प्रोसेस था, उसे कैसे आप लोग ने फ्रेम किया? उसे देखिए, ये plan इंटरनेशनली किया? जैसे लाइफलाइंस होते हैं ना, उस तरह से वो यूज़ करते थे, और यहाँ पे जो क्रिएटिव टीम वो सोचते थे कि अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है इंटरनेशनल फॉर्मेट्स के साथ, हर साल लोग कुछ नए चाहते हैं। वहाँ पे अगर बैठ गया, जैसे हमने मास्टरमाइंड प्रोग्राम किया, ठीक है ना, उसका हम फॉर्मेट बदलते नहीं है, वो वही फॉर्मेट है बिगिनिंग टू एंड। तो यहाँ पे पर हर साल या हर सीज़न में कुछ ना कुछ नए चाहते हैं, तो लाइफलाइन एक ऐसा चीज़ होता है कि बदला सकते हैं। एक बार एक लाइफलाइन है तो अगले बार सोचते हैं कि चलो इसको आज से एक्सपर्ट कर देते हैं, किसी और बार करते हैं अच्छा फ्लिप क्वेश्चन कर दो, कभी और था, यहाँ पे था वो जोकर, एक पपलू क्वेश्चन, किसी पहले के कोई भी लाइफलाइन को रिपीट करो, या तो जो पड़ाव है उसको बदलाओ, सवाल कम करो, ज़्यादा करो, ये बदलता रहता है। उसको तो ये चीज़ कुछ कुछ बदलते रहते हैं, इसमें ज़्यादा सोच नहीं होता है, ज़्यादा सोच नहीं होता है, यानी कि एक सोच ज़रूर होता है कि कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। पर एक चीज़ है इस शो में, क्योंकि ये केबीसी का खासियत है कि आंखों के सामने प्रोग्राम के दौरान किसी का ज़िंदगी बदलते हुए देख सकते हो। उसमें वैसे सारा प्रोग्राम इस तरह से रचा गया है कि किसी को मदद करे। 3-3 बार लाइफलाइन, हालांकि जजमेंट यूज करना पड़ता है कि ले न ले, कि उस लाइफलाइन को, क्योंकि गारंटी तो होता नहीं लाइफलाइन के साथ, पर वो हेल्प करने के लिए होता है। बाकी वो देखते हैं कि ये फेयर है नहीं है, दे न दे, और कमर्शियल कॉल्स भी आते हैं कि भाई रखना है नहीं रखना है, किस तरह से करना है, इस तरह से तय होता है। आप ये सब बता रहे हैं, एंड नाउ आई रिमेंबर कि किस तरह से ये हम लोगों के किस कदर जीवन का हिस्सा था कि पहला करोड़पति हर्षवर्धन नवाठे, हमें नाम याद है, हमें वो सवाल भी याद है एडिशनल जनरल और सॉलिसिटर जनरल पे जहाँ सुई अटकी थी जाके। That's right, that's right, that's कौन जा सकता है संसद में, भाग ले सकता है, करेक्ट, राय दे सकता है। Yeah. ये इस कदर हम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था। हाँ, क्योंकि पहले सीजन में तो फ्रंट पेज में सवाल आते थे। हाँ, There used to be a box कि इसने यहाँ तक पहुंचा, ये 1 लाख तक पहुंचा, ये 12.5 तक पहुंचा, 3 बीस तक पहुंचा, 25 तक पहुंचा, फिर जब नवाठे पहुंचे 1 करोड़, तो दैट वाज people went crazy at that kind of time. और questions also हम समझते थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि your eyes open and you say कि I didn't know that and that's interesting to know. और we work on that, we try and do things accordingly. पर इतने सारे जवाब में केबीसी के बारे में जो, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब मैं केबीसी के साथ I don't play any role on KBC any longer. 21 years I did it. So now I'm not determining anything on the show since last year. So all my questions are historical on KBC. All my responses are historical. So, Yeah. Hi. हर किसी का एक फेवरेट शो होता है, आपको इतना लंबा समय हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए हैं। सो व्हाट वुड बी योर फेवरेट? वुड यू पिक एनी वन फेवरेट शो दैट के यहाँ के विद सम मेमोरी के यहाँ के नहीं ये मेरा फेवरेट है? एंड हमारे लिए, हाँ, क्योंकि इतने साल हो गए इस लाइन में, अपने आप को मैं एक डायनासोर समझता हूँ, जुरासिक एज का, तो हमारे लिए अभी तक इट्स ऑलवेज द नेक्स्ट वन। जब तक हम चलते रहे, अगला, इस वक्त हमारा फेवरेट शो है क्विज़र ऑफ द ईयर कोटी, जो एक ऐप है जिसमें हर कोई हिस्सा ले सकते हो। उसमें एक स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रतियोगिता है, उसका टॉप प्राइज़ 1 करोड़ रुपए है, और पहले बार ऑल डिजिटल ऑफरिंग। तो दैट इज़ फॉर मी माई फेवरेट शो एट द मोमेंट। दैट्स एन ऑनेस्ट आंसर। सर, क्विज़ में सवाल इस तरह से होते हैं कि उसका एक जवाब होता है, लेकिन कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सही होते हैं जवाब, या कोई भी उत्तर सही नहीं होता है। तो आप बतौर
एक क्विज मास्टर आप क्या प्रेफर करते हैं कि ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर एक ही होना चाहिए, या जो ये जो पैटर्न कुछ He's talking about the कॉम्पिटिटिव format. एग्जाम्स में चल रहा है? क्वेश्चन फॉर्मेट हमने बहुत अलग अलग किस्म के किए हैं, क्योंकि हमने जैसे हम लाइव शोज करते हैं देश भर में, करते थे ज़्यादा, और देश भर में देश के बाहर हमने किया है कि कि किस तरह से करते हैं, उसमें अलग अलग हम फॉर्मेट करते हैं। तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यूज़ नहीं करते, वो फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड है। केबीसी जैसे शो पे तो ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है, उसमें 4 चॉइसेस आते हैं, तो उस तरह से जाते हैं। और बहुत अलग फॉर्मेट है। जिसी तरह से पूछा, एक हमने प्रोग्राम किया था हार्ट बीट करके, एक कमरे में बंद किया जाता था किसी शख्स को, एक टेलीफोन, फैक्स मशीन, एक इंटरनेट कनेक्शन, मैसेज, और हम उसको फॉलो करते थे बाहर से। उसमें 10 चॉइसेस दिया करते थे, 5 सही 5 गलत, और जैसे पैसे बढ़ता था, जब मनी राउंड्स पे आए, फिर कोई ये नहीं बताया जाता था कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, उनको तय करना था। और वो इतने बार, और उसमें टाइमर नहीं चलता था, उसमें हार्ट बीट चलता था। हर सेट ऑफ क्वेश्चंस पे 500 हार्ट बीट दिया जाता था, और जब बच जाता था फिर मनी राउंड्स में काम में आता था। ऐसा भी फॉर्मेट है, और उसमें किसने भाग नहीं लिया? प्रियंका चोपड़ा, सबको ही उसमें प्रोग्राम किया। विनोद कामली आया था, बेचारा, ही वाज सो इमोशनल, वो रो रहा था वो जीत के, वगैरह वगैरह, उस तरह से। तो अलग फॉर्मेट्स होते हैं, सवाल के जवाब के अलग फॉर्मेट्स होते हैं, हम यूज़ करते हैं। जी हाय सर, हाय। 2 क्वेश्चन है मेरे, एक केबीसी से रिलेटेड और एक नॉन रिलेटेड। जब हम जैसे जैसे लैडर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, अमाउंट बढ़ता जाता है। ऑडियंस के लिए वो अमाउंट बहुत एक्साइटिंग वाला फैक्टर होता है, लेकिन सेल्स टाइम के लिए वो प्रेशराइजिंग होता होगा मार्केटिंग टीम के लिए कि हम मिनिमाइज़ करें उस अमाउंट को। क्या ऐसा होता है कि जैसे जैसे ऐसा दिखता है कि कैंडिडेट अच्छा आंसर दे रहा है, इस क्वेश्चन से इसका माइंडसेट नाप लिया और ये अच्छा आंसर देगा, इसको ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है, तो वो क्वेश्चन को फ्लिप कर दें कि इसके चांसेस हम कम कर दें कि जीत ना पाए? मैं बड़ा स्ट्रिक्ट अंपायर हूँ, और मेरे साथ जिन्होंने भी काम किया वो सब जानते हैं। एक टेम्पटेशन होता है, एक तो मार्केटिंग या कमर्शियल वाले हमारे साथ बैठते नहीं हैं, पर जो ब्रॉडकास्टर के लोग बैठते हैं उनका पसीना जरूर छूटता है एक वक्त के बाद। पर ये मैं बताऊं, ज़्यादातर एक तो ये ऐसा शो है इस देश में, या शायद बहुत सारे देशों में, इतना ज़्यादा रकम किसी ने नहीं दिया है। 200 करोड़ के से ज़्यादा लोग जीते हैं आजकल। एक साल किसी म्यूज़िक प्रोग्राम में जीतो, वो 25 लाख देते, कुछ लेते, ये करते के हुआ थे। वहाँ पे इतने सारे करोड़ रुपए दिए गए हर सीज़न में, कभी 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ दिए जाते, तो इट्स वेरी जेनरस। तो उस तरह का दबाव हम डायरेक्टली हम पे नहीं आता है। ब्रॉडकास्टर लोग बोलते हैं कि दिस थिंग, बोलते हैं कि ठीक जा रहा है, नहीं जा, और अमित जी भी वो स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं कि और दूसरा होता है जो उनका जो रिलेशनशिप होता है कंटेस्टेंट्स के साथ, उनका होता है कि इसका बेचारा ये तो गलत जा रही है, या ये बोल रहा है, ये जो उनका होता है। हम वी ट्राई टू स्टे लाइक द बुद्धा, जो है प्लेट फॉर मेरिट, गो फॉर व्हाट इट इज़ एंड गो लाइक दैट। उस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं, एंड द स्टैक इज सेट, तो यू गो अकॉर्डिंग टू दैट। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि आपने जैसा बोला कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जितना आप पढ़ लो उतना कम है। हमें भी फील होता है जितना पढ़ लें ऐसा लगता है कि कुछ मालूम ही नहीं है, और वो एक ऐसा फियर में कन्वर्ट होता है कि फियर ऑफ नॉट नोइंग इनफ। हाउ डू यू सजेस्ट टू डील विद दैट? Nobody can know everything, and that is a wrong assumption that anybody should make. But I think curiosity is one of the most redeeming features of a human mind. You have to be open, you have to be curious, you have to be, एक खुलापन होना चाहिए, और एक जिज्ञासा जिसको कहते, I don't know if I'm getting the right word. Oh yes, absolutely right. I think that's very important. At the same time, there should be healthy skepticism. Skepticism हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, meaning to look twice at a fact. Is that correct? Somebody is saying it. It's in print. क्या ये सही है, नहीं है, बोला जा रहा है, हमें व्हाट्सएप पे मिल रहा है, हमें सोशल मीडिया पे दिख रहा है, या कोई स्पीच में बता रहे हैं, तो क्या यह सच है? हाउ डू वी फाइंड दैट आउट? आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे ख्याल में लोगों को पता करना कि किस तरह से टू क्रॉस चेक, टू फाइंड फैक्ट चेकिंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी पीपल आर ऑनलाइन फैक्ट चेकिंग रियल टाइम,
कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, एंड दे कैन चैलेंज दैट इमीडिएटली एंड फिगर इट आउट. बट इन आवर लाइव्स हर कोई को ये ज़रूरत है कि फैक्ट चेक करने का ज़रूरत है, चाहे हेल्थ के बारे में हो, चाहे कि न्यूज़ के बारे में हो, चाहे कि कोई भी कुछ बोल रहा है, इतिहास के बारे में, साइंस के बारे में. यू हैव टू फैक्ट चेक व्हाट इज प्रूवन, व्हाट इज देयर. दिस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है ये करना, और सब कोई को होना चाहिए कि सब कुछ जानते नहीं, इट्स ओके. एंड इट्स अ क्विजिंग एक माइंड स्पॉट है, तो सब कुछ नहीं जाना है. ऐसा करना कि ये क्रिकेटर को क्या हर बॉल पे छक्का मारेगा, हर कोई रिंकू सिंह नहीं होता है लास्ट ओवर में अगेंस्ट गुजरात टाइटंस कि हर शॉट पे छक्का मारेंगे. हालांकि भी जब बच्चों के साथ खेलते हैं एक डर रहता है, जूनियर केबीसी में जैसे, उनको पता ही नहीं है पैसा को कोई वैल्यू को कोई आइडिया ही नहीं. इतने आइसक्रीम, इतने फुटबॉल वगैरह वगैरह. किसी को पूछा एक बार मॉक में कि यू हैव रीच दिस मच, कितने क्वेश्चन लेवल वगैरह वगैरह, अगर तुम्हें मिल जाता क्या करते? बोलता आई वुड बाई फुटबॉल्स. How many footballs? He doesn't even know the price of football. पर यहाँ पे nobody can know everything, and nobody can go infinitely. And if you don't know, it's okay. You have to keep trying to find out whatever you want to find. जो भी interested हो किसी चीज़ को, किस तरह से उसको पता करवाना. और आज के तारीख में मेरे ख्याल में जनरल नॉलेज जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, जो फॉर्मलाइज ट्रेनिंग में नहीं है, इसको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है. बिकॉज द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग स्मॉलर, और हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना, जितना भी हो सके जानना चाहिए मेरे ख्याल में. सर, जब भी सेलिब्रिटीज़ आते थे कौन बने करोड़पति खेलने, तो मैं हमेशा नोटिस करता था कि वो बड़ा ही अमाउंट जीतते थे, और नॉर्मल लोग अक्सर देखता था कोई कई बार 1, 2, 3, 4, 5 सवाल में ही हार के बाहर हो जाता था. पर सेलिब्रिटीज़ हमेशा बड़ा अमाउंट जीतते थे. मेरे मन में बड़ा सवाल आता था, क्या उनसे आसान सवाल पूछे जाते हैं, या उनको पहले से पता होती हैं चीज़ें? यही एक्सपर्ट के साथ मुझे लगता था कि एक्सपर्ट को हमेशा जवाब क्यों पता होता है. एक चीज़ जो ऑब्वियस होनी चाहिए, जो गेस्ट बुलाए जाते हैं शो पे, वो चैरिटी के लिए खेलते हैं. तो सवाल बिल्कुल आसान होते हैं ताकि वो कर सके. और प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, जब तक हुटर बजता है, 45 मिनट हो, 1.5 घंटा हो, जितना भी हो, उसको वो करते हैं. तब तक जितने जवाब दे सकते हैं वो जवाब देते हैं. ऑडियंस भी सपोर्टिव होता है, सब कोई उसको उसका हौसला बढ़ाते हैं वगैरह, इसलिए वो ज़्यादा जीतते हैं. और वो क्योंकि वो चैरिटी के लिए खेल रहे हैं. चैरिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? जी, चैरिटी भी ठीक. चैरिटी, हाँ, चैरिटी के लिए खेल रहे हैं, परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए. हाँ जी, परोपकार के लिए. हाँ. तो हम समझते हैं कि वो अच्छी चीज़ है, तो इसलिए सिर्फ हम नहीं, ब्रॉडकास्टर के हिसाब से भी कि वो आ रहे करें. पर कुछ कुछ लोगों ने इतना जीता नहीं है, और कुछ लोग गिरे हैं. बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है, 50 लाख से 3.20 तक, ऐसा भी हुआ है. जी सर, आपसे ये जानना था कि जैसे 2 एपिसोड जो हम लोगों की मेमोरी में हमेशा रहेगा, जैसे हर्षवर्धन नवाटे वाले एपिसोड के बारे में सर ने बताया, दूसरा सुशील कुमार का, वो 5 करोड़ का पहला एपिसोड था. तो टीवी पे पोस्ट प्रोडक्शन एक बिल्डअप देखते हैं, सबके चेहरे पे कि बहुत किस्मत दाव पे लगा रहा है, वो अपनी बदल जाएगी किस्मत अगले कुछ सेकंड में. तो स्टूडियो में भी वाकई में ऐसा माहौल रहता है क्या? आप जैसे आप बहुत ज़्यादा हाँ? सबका, अमित जी का भी, सबका बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट रहता है. और ये एक ऐसा शो है जो लोग चाहते हैं कि कोई जीते. हाँ, गुस्सा आता है कोई गलत जवाब दे रहा है. हाँ, ये क्या नहीं बताया. ये कम शो में से है जो सब चाहते हैं कि यार दे दो जवाब, दे दो. सुशील कुमार के बारे में आपने कहा कि वो करते करते वो जान रहा था, वो लॉजिक यूज़ कर रहा था, उनको इनकरेज कर रहा था. अहमद जी कि वो सोच लो, सबके जितना जानते हो उसको देख लो. हालांकि निश्चय करना आपका है, कोई पुश नहीं कर सकता, कोई इशारा नहीं कर सकता है, पर सोच लो, सब चीज़ के बारे में सोच लो, क्या जानते हो इसके बारे में, क्या करते हो वगैरह वगैरह. वो क्वेश्चन है, और किस तरह से पहुँचे उसके तरफ. सो उसमें जो ड्रामा होता है वाकई उतना ही होता है in the studio, and that's what makes the show work. It's the show runs on emotional tires. It works this here as well as here, both head and heart. That's why it works. एक इमोशन के बारे में और जानना चाहता हूँ. जब ये शूट हो जाता होगा, अगर वहाँ ब्रॉडकास्टर, आप जैसे कहा कि ये पूरा शो हम प्रोडक्शन हाउसेस को हैंडल करता है, ब्रॉडकास्टर वहाँ नहीं होता, तो पहला कॉल ब्रॉडकास्टर को बोलते हैं कि हाईएस्ट टीआरपी का शो आ रहा है. नहीं, रिकॉर्डिंग के वक्त तो देखो ब्रॉडकास्टर वाले उनको जो बात करते हैं नहीं करते, हम नहीं करते.
हमारे जो मैं तो कॉकपिट में यानी कि कंट्रोल रूम में बैठता था, पर हमारे एक रिसर्च रूम में नोबडी इज अलाउड। अगर होस्ट पहले आते थे, अभी दे ऑन द फ्लाई की अगर गलती भी हो गई हम बाद में करेक्शन ले लेते हैं वगैरह वगैरह, पर उस कमरे में नोबडी इज अलाउड। और हमारे वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाए कि रिसर्च वाले किसी के साथ, कास्टिंग वाले के साथ बात नहीं कर सकते हैं, कंटेस्टेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते हैं, अलग खाते हैं, अलग रहते हैं, सब कुछ होता है। पर सबका जो एक्साइटमेंट बढ़ता है उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जो ब्रॉडकास्टर के उनके पास जो होता है मुझे पता नहीं चलता, बिकॉज आई एम इंसुलेटेड फ्रॉम दैट, कि उस तरह से। But they definitely build up the show कि अभी एक 5 करोड़ आ रहा है। अच्छा, तो you're फिर- talking about the build up. Sorry, Yes, I'm yes, so yes. sorry. I thought about the amount you were talking about. नहीं, वो तो प्रमोशन का वो मार्केटिंग वाले करते ही करते हैं। लाइक कि आपने रिकॉर्ड किया, आपको 1 करोड़ का विनर पहला मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट कॉल टू ब्रॉडकास्टर, भाई साहब आपको हाईएस्ट टीआरपी मिल चुकी है। आफ्टर ऑल ये पाथ ब्रेकिंग होता है पता ना। नहीं वो कंटेस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड है। ऑल दैट कम्युनिकेशन वो ब्रॉडकास्टर के लोग, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के लोग वगैरह और वो करते रहते हैं, हमको नहीं करना पड़ता, एंड दैट्स अ गुड थिंग। हम जैसे कितने ही लोग हैं जो सालों से कॉल करते रहते हैं कि शायद हमें कॉल आ जाए अगर हम हॉट सीट पे पहुंच जाएंगे, जो नहीं हुआ। तो अगर हम जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है वही देखने जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं, मतलब ऑडियंस कैसे सेलेक्ट? देखो, एक गेस्ट ऑडियंस है gmail.com ऐसा कुछ है, वो उनको लिखे, वो ऑर्गेनाइज करते हैं और आप वहाँ पे जा सकते हैं। इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, बट मुंबई में होना चाहिए। और जब रिकॉर्डिंग हो रहा हो और लगभग 150, 200, 250 लोगों का जो अरेंजमेंट होता है, उनका पूरा सिस्टम होता है, उनका पूरा ड्रिल होता है, आना जाना, उनके मोबाइल फ़ोन्स लिए जाते हैं पहले, और उनका देखभाल ठीक होता है, वहाँ पे खिलाया जाता है, एंड दे आर वेल लुक्ड आफ्टर, उनको ब्रीफिंग होता है, मौका होता है, ज़रूर करें। और जो कह रहे थे, हर कोई जो हिस्सा लेना चाहते हैं कि देखो भाई, उतने ही हॉट सीट हैं और प्रत्याशी करोड़ों में है हर साल। अब अगर हर कोई को हॉट सीट पे मौका मिलना हो तो यहाँ से चांद और वापस काफ़ी बार जाना पड़ेगा और काफ़ी, अब तब तक वो ज़माना बीत जाएगी, तो अगर हर कोई को मौका देना पड़े, वो तो होने वाला है नहीं। लास्ट क्वेश्चन सर, अभी शिवेंद्र ने पूछा था कि जो क्वेश्चन होते हैं उसके कभी कभी 2 जवाब सही होते हैं। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि एक कंटेस्टेंट थे जिनसे पूछा गया था कि जब जो सनलाइट है वो हमारे स्किन से टच होती है तो विटामिन डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, और उसके जवाब जो है उन्होंने गलत दिया था अकॉर्डिंग टू केबीसी, और फिर बाद में उनको दोबारा बुलाया गया था। वो क्या इंसिडेंट था सर, अगर आप बताना चाहेंगे तो? जी, वो एक ही बार रहा पूरे केबीसी के इतिहास में कि किसी को रिकॉल किया गया। वो एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट थे, काफ़ी रिप्यूटेड ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट थे, और आसान सा सवाल था जो स्कूल में हम सब समझते बड़ा आसान है कि विच बदन में कौन सा विटामिन सनलाइट से उत्पन्न होता है? हाँ, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और सनशाइन विटामिन बोला जाता है विटामिन डी को आधा, और दूसरा ए था, के था, वगैरह वगैरह, वो नहीं थे, तो उसको सॉर्ट ऑफ माना नहीं गया और उसको गेम से बाहर चलना पड़ा। उन्होंने बाद में रिसर्च करके बोला कि नहीं, मेरे पास सोर्स है कि इससे भी कुछ अमाउंट तक होता है। तो हमारे सोर्स थे इंसाइक्लोपीडिया इनकार्टा, ये वो मेडिकल डिक्शनरीज, हमने 23 ऐसे सोर्स निकाले जो विटामिन डी सिर्फ कह रहा था सनशाइन, उन्होंने कुछ और निकाले, कुछ और है, और इंटरनेशनली रिप्यूटेड सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। जब ऐसा होता है कि देखो, मेरा एटीट्यूड है कि जैसे अंपायर का कॉल होता है ना, बिफोर थर्ड अंपायर एंड बिफोर सॉर्ट ऑफ कैमरा रिफरल, LBW is an umpire's call and it is made in good faith. तो प्रोसेस वॉज फॉलोड, ऑडिटर्स ने ओके किया कि सारे सोर्सेज थे, इंसाइक्लोपीडिया, मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, सब कुछ ये सही रहा, और कोई कह रहा कुछ और है। जब ऐसा चैलेंज होता है कि कॉल क्या होता है, तो ब्रॉडकास्टर ने उस वक्त कॉल लिया कि इनको रिकॉल करो। उसमें एक थोड़ा सा रेपुटेशन के बारे में था, क्योंकि वो बहुत जाने माने ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट थे, आई के डॉक्टर वगैरह वगैरह। तो एक ही बार ऐसा हुआ कि वो वापस आए, पर हम कोशिश करते हैं रिसर्च में इसको देखने में ये बिल्कुल ना हो, ज़ीरो एरर का कोशिश होता है, और हर वक्त, और जितने ज़्यादा लोग देखते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ दिखाई देता। सो प्रोसेस इज ऑल्सो लाइक दैट, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट समथिंग इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट।
आखिरी में ऑडियंस के सवाल हैं और उसके बाद मुझे बताया गया कि आप गाना गाना चाहेंगे अपनी माता जी की तरह. Your mother used to sing. My mother used to definitely sing. No, mother was a very well regarded. She used to sing beautifully. भाव के साथ, सोल के साथ, but I don't sing. Somebody told us कि आपको ये मलाल है कि कभी किसी ने आपसे गाने के लिए नहीं कहा, जबकि आप भी बहुत कमाल के सिंगर हैं. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल मैं गाना नहीं गाता. So ऑडियंस ने बहुत सारे सवाल पूछे. We have shortlisted few. पहले व्यूअर का नाम है राजदीप सरदेसाई. उन्होंने कहा कि जब आप मेरे साथ शो करते थे तो हमेशा बताते थे कि कैसे सवाल पूछना है, मॉड्यूलेशन कैसे रखना है. क्या आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख या सलमान को भी ऐसे ही सिखाते थे? अगर ज़रूरत पड़ता तो ज़रूर, अगर ज़रूरत नहीं पड़ता तो नहीं. सलमान खान को सिखाते थे? कोशिश करता था. सलमान फैंस आर गोइंग टू हेट मी फॉर दिस. नहीं, सलमान, मैंने जैसे कि पहले ही कहा, उनका जो संपर्क है कंटेस्टेंट्स के साथ, ऑडियंस कुछ और ही है. एंड इट कम्स थ्रू द जेन्युइननेस, और इसलिए उनका लॉन्जेविटी इतना लंबा रहा. आयुष का सवाल है कि केबीसी में जो सवाल कंटेस्टेंट से पूछे जाते हैं वो सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, खासतौर पे जो 5 करोड़ 10 करोड़ वाले सवाल होते हैं, कि ये तो तजुर्बे से, जैसे मैंने पहले बताया कि हम अलग अलग टीमें होती हैं, वो 10 करोड़ हम फीड करते हैं पहले इस लेवल पे, ये इस लेवल का सवाल हो सकता है, ये इस लेवल का सवाल नहीं हो सकता है. उस तरह से पहले से ही हम तय करते थे इतना होगा था. हालांकि दे कैन बी लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, द कंप्यूटर डिसाइड्स. सो हम बोलते हैं जैसे लेवल 13, 14, 15 का एक तरह के सवाल है. अब कंप्यूटर पर है कि वो 13 पे दे या 15 पे दे. अर्पित का सवाल है केबीसी में कोई आईएएस या प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं भाग ले सकता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. There was no such rule? पहले हमारा कुछ नहीं है. और सर्विसेज से जो आते हैं हम उनको याद दिलाते हैं कि उनको परमिशन लेना पड़ता है. तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, फिर बाद में उनको गड़बड़ हो जाता है. तो उस तरह से भी होता है. शिवांग पूछ रहे हैं कि क्या अमिताभ बच्चन को शो से पहले ही जवाब पता होते थे? जैसे कि मैंने समझाया, कभी सवाल नहीं पता होता था, जवाब सवाल पता होता था कभी कभी. आजकल वो भी नहीं. वो पहले बार देखते हैं जब स्क्रीन पे आता है. पहले क्लैरिटी के लिए, समझने के लिए, उच्चारण के लिए वो देखते थे, पर जवाब कभी नहीं. आरिफ का सवाल है कि सिद्धार्थ बसु खुद क्विज शो अब क्यों होस्ट नहीं करते हैं? अभी कर रहा हूँ ना, क्विजर ऑफ द ईयर. इसके नेशनल फाइनल्स मैं पेश करूँगा. और ये हमारी टीम ने 2 साल से बहुत मेहनत करके एक ऐप बनाई है, और आप लोग सब चेक करें. एनीबडी कैन प्ले, एनीबडी कैन टेक पार्ट, और स्टूडेंट्स के लिए खास प्रतियोगिता है. तो इसके फाइनल तो ये सोनी लिव के दानिश खान ने कहा कि इसका तुम करोगे. आई सेड नहीं, फाइंड समबडी यंग, व्हाटएवर इट इज. मेरा हालत देखो क्या होगा. क्या हुआ आपकी हालत? मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ मैच्योर एंड सीनियर एंड व्हाटएवर. आई देखो ऑडियंस यंग है, तो हमने कहा कि भाई गेट समबडी यंग टू डू इट एंड फिगर इट आउट. नहीं, रॉ चीफ फाइनल्स प्रेसिडेंट तो कोई एक्सपीरियंस ही बनेगा ना. तो खैर, हाँ, पर लोगों को पसंद आए कि नहीं क्या पता. बच्चों रिलेट कर पाएंगे या घबरा जाएंगे, मुझे नहीं पता. हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं. ये रिलेटिवली यंग ऑडियंस है. ललन टॉप में संवाद का अनुभवी, दिलचस्प और अलग अलग हुनर में माहिर लोगों से बातचीत का, सवाल जवाब का ये सिलसिला चलता रहेगा इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम. और किन गेस्ट को हमें अपने न्यूज़ रूम में बुलाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. सिद्धार्थ बसु की बातचीत से आपने क्या निष्कर्ष निकाले, क्या सीखा, ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि बातचीत हमारे और कैमरे के पार जो दुनिया है आपकी, उनके बीच भी चलती रहनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.